हेलो दोस्तों, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम दृष्टि का जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर सी, मतलब हम तीसरा टेस्ट पेपर जो सेक्शनल चल रहा है वो सॉल्व करेंगे। पहले में हम लोगों ने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को देखा, सेकंड पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखा, और थर्ड पेपर है जिसमें हम हिस्ट्री की बात करेंगे। यूपी पीसीएस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये 150 क्वेश्चन है। इसमें यूपी का थोड़ा करंट अफेयर इंक्लूड रहेगा, और हिस्ट्री तीनों पोर्शंस, मिडुअल हो आपका, एंशियंट हो एंड आपका मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री कवर की गई है। दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छी ये टेस्ट सीरीज है। ये कोई दृष्टि आईएएस का ऑफिशियल चैनल नहीं है, बस आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है। जो कोई चैनल पे नया है उसको लाइक कर ले, सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि बुरजोम एक ऐतिहासिक स्थल है, स्थित है। ये बुरजोम कहाँ पे? तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, सभी को पता होगा कहाँ पे, ये कश्मीर में। क्योंकि आपने अगर हिस्ट्री को पढ़ा होगा, और स्टार्टिंग से ये सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट चीजें कर रही हैं। हम पुरातत्व स्थल से बात कर सकते हैं, तो बुरजोम की बात की यहाँ पे। तो यहाँ पे कहाँ पे? कश्मीर में। तो जो श्रीनगर जिले में जो कश्मीर घाटी जो नवपाषाणकालीन स्थल बुरजोम समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर ये प्लेस्टोसिन झील स्तर के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पे आपका कश्मीर हो जाएगा। और लगभग इसकी बात करें तो 3000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक इसे यहाँ से जो कृषि है, वस्तुकला, अनुष्ठान, प्रथाओं, ये सारी चीजें के यहाँ पे अवशेष मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे भूमिगत जो आवासीय गड्ढे भी मिलते हैं, स्थल के साक्ष्य, मृदाओं, संरचना, उद्भव को दर्शाते हैं, और उस पर मिट्टी ईंटों का निर्माण भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है? सेकंड में लिखा है कि राजवंश और संस्थापक दिए गए। क्या दिया गया? राजवंश, राजवंश और संस्थापक। तो मैच करना है यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा, कौन से राजा किस टाइम पे संस्थापक कौन था उस समय का? तो सिंपल कुछ भी ना आया आपको, पाल वाला देख लीजिए। पाल का कहना कौन है? गोपाल। तो मतलब बी का जो चौथा है वहां पे वो सही हो जाएगा। तो वो आपका ऑप्शंस केवल, अच्छा, दो में दिया गया, ए बी कुछ कोई भी हो सकता है। दूसरा देख लेते, चौहान वाला देख लीजिए। तो चौहान का कौन था? वासुदेव थे। तो डी का तीसरा, तो डी का तीसरा मतलब ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अब हम यहाँ बात करें तो राष्ट्रकूट, जो राष्ट्रकूट लोग थे, इसका पहले का दूसरा दंती दुर्ग ने स्थापना की थी। इसी संस्थापक थे चोल के आपके विजयालय थे। तो इस टाइप से आपके इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रकूट के आपके दंती दुर्ग, पाल के गोपाल हो गए, और चोल का विजयालय हो गया, और चौहान का वास्ते हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में वृद्ध ऋण, कौन सा? वृद्ध ऋण मेले का आयोजन किया गया? किस राज्य में? ये करंट का क्वेश्चन है। तो किस राज्य में हाल ही में वृद्ध ऋण मेले का आयोजन किया गया? तो ये आपका किया गया था उत्तर प्रदेश में। ये दो तरीके के ऋणों की बात की गई थी, एक बृहण था, एक लघु था। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये दो ऋणों की बात की गई थी। तो 30 जून 2022 को ये शुरू हुआ था। लगभग इसमें क्या, जो 75 जिले हैं, हर जिलों को लगभग 16,000 करोड़ रुपए का ऋण का वितरण किया जाएगा। ठीक है। अब ये बढ़ावा किसको दे रहा है? एक जनपद एक उत्पाद योजना को उसको बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीजें इसमें की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि हैंडले पासपोर्ट सूचकांक इंडेक्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इनको अच्छे से देखना। जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, देखिए 22 की इसलिए करंट यहाँ पे इंक्लूड हो रही है क्योंकि 23 वाला पेपर है जो पीसीएस का हम 24 में देने जा रहे हैं। तो वो 23 वाला पेपर, इसलिए 2022 की करंट से लेके आपको 24 तक का कवर करना है। तो भारत की रैंक क्या थी हैंडले पासपोर्ट सूचकांक में? तो इसकी बात करें तो 87 भी है। ठीक है। कौन सी? 87 भी है। हाँ, ये 22 की रैंक दी गई। अब आप चाहे तो 23 वाले भी सर्च करके इस पे यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। लगभग इसमें कितने, 199, लगभग 199 जो पासपोर्ट वैश्विक स्तर पर, मतलब इतनी देशों के पासपोर्ट इंक्लूड किए गए थे, जिसमें भारत को जो 87वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें बात करें जो टॉप पे कौन से रहे हैं, तो आपका जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ये आपके हमेशा शीर्ष स्थान पर रहते हैं और रहे हुए हैं। तो ये इसे लंदन स्थित जो हैंडले एंड पास जो पार्टनर्स द्वारा इस टाइप की रिपोर्ट को दी जाती है। ठीक है। यह सूचकांक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मतलब हम बोल सकते हैं IATA के द्वारा इसको दिया जाता है।
और लगभग ये त्रैमासिक होता है, वार्षिक नहीं होता है। 3 महीने में इस टाइप की रिपोर्ट आती रहती है, तो डाटा चेंज भी होता रहता है। निम्नलिखित डच स्थापित कारखानों पर विचार कीजिए। तो डच के जो स्थापित कारखाने थे उनके ऊपर विचार करने, क्या थे, कहाँ पे, कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। तो 5 में लिखा है कि सबसे पहले डच के जो स्टार्टिंग से हमें देखना है कहाँ पे कौन से स्थापित किया गया था। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। चलिए, जो बिमलीपट्टम या मसूलीपट्टम, तो मसूलीपट्टम को आपको पता ही होगा, पहले नंबर पे आपका आ जाएगा कौन सा, मसूलीपट्टम, ठीक है। और दूसरे पे आपका आएगा बिमलीपट्टम, तीसरे नंबर पे आपको करिकाल, चौथे नंबर पे आपका चिंसुरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चिंसुरा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा हो जाएगा, ए। कार्निलियस डी हाउटमैन पहला ये डच था जो वर्ष 1596 में सुमत्रा और जो बैंताम पहुंचा था, और वर्ष 1602 में इसने क्या किया था, नीदरलैंड राज्य के जनरल ने कई व्यापारिक कंपनियों को नीदरलैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया था, ठीक है। तो डचों ने पुर्तगालियों से जो मद्रास जैसे चेन्नई के पास नागपट्टनम कब्जा पर कर लिया, इसे दक्षिण भारत में अपना मुख्य गढ़ भी बनाया था, है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें जो आपके ऑप्शंस थे, जैसे मछलीपट्टनम में कब इन्होंने कंपनी स्थापित की थी, तो 1605 में मछलीपट्टनम हो गया था। फिर ये लोग पुलकेट गए थे, तो पुलकेट तो इसमें दिया नहीं गया, तो पुलकेट में 1610 में, फिर सूरत में 1616, बिमलीपट्टम जो ऑप्शन यहाँ ए में दिया गया था, तो इन्होंने 1641 में यहाँ पे कंपनी स्थापित की थी। करिकल में 1645, चुनसुरा 1653, ठीक है। फिर कासिम बाजार और भी था होते हैं, बारानगर, पटना, बालासोर, नेगापट्टनम, इस सब में 1658 तक इन्होंने कंपनियां बना ली थी। कोचीन की बात करें तो 1663 में इन्होंने कंपनी स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में लिखा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ये मॉडर्न इंडिया के बारे में पूछ रहा है, आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन नंबर 6 में बात की गई है। तो कौन कौन से कथन सही है या नहीं है। बम्बई डेक्कन में पहला राज बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था, देखते हैं। फिर दूसरा लिखा है वर्ष 1859 में अहमदाबाद के पास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका कौन सा, दूसरा वाला, मतलब हम बोलेंगे केवल पहला वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि केवल एक सही है इसमें कि बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। दूसरा वाला यहाँ गलत है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि 1859 में अहमदाबाद की कपास आपूर्ति की स्थापना की गई थी। 1859 नहीं था, 1857 था। तो जहाँ पे जब कपास आपूर्ति की स्थापना ये की गई थी ब्रिटेन में, ओके। तो अहमदाबाद में नहीं, ब्रिटेन में की गई थी। और वर्ष 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई थी। क्या बनाया गया था, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान, तो दस्तक अभियान शुरू किया गया था। तो डेट पूछा गया है कब किया गया था, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। 1 जुलाई 2022 को ये जो आपका दस्तक अभियान चला गया था। क्यों चलाया गया, क्योंकि जो गोरखपुर के जो वीआरडी मेडिकल कॉलेज से ये संचारी रोग नियंत्रण के लिए दस्तक अभियान चलाया गया था, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीजेज कंट्रोल एंड दस्तक कैंपेन। तो 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया था, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक इसको एक टाइप से इसको चलाया गया था। इन्फ्लुएंजा जो मलेरिया, डेंगू, इस टाइप की चिकनगुनिया बीमारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में लिखा है कि परिमाण संबंधित किससे, तो परिमाण के बारे में बताना। ये आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से, एनसीआर से, ये आपका परिणाम जो परिमाण है उससे रिलेटेड क्या होता है इसमें, जिसका अर्थ है, अगर इसकी बात करें जो परिमाण का मतलब क्या है, विश्लेषणात्मक क्षेत्रीय सूचना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मानचित्रण के लिए पोर्टल है एक टाइप का। और इसे अगस्त 2021 में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआर पीबी के द्वारा। परिमाण बेहतर एवं उप क्षेत्रीय और स्थानीय नियोजन की सुविधा के लिए एक मजबूत प्रणाली भी है, इसको बोल सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या लिखा है।
लिखा है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या था। तो दार्शनिक विषयों के संबंधित हमें बौद्ध ग्रंथ का नाम बताना है। तो क्या था यहाँ पे इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अभिधम्म पिटक था। क्या था, तो जितनी भी दार्शनिक विषयों हैं उसमें अभिधम्म पिटक में इनका इंक्लूड है। मोस्टली इसकी बात करें तो इनको 7 ग्रंथों में, इसमें जो 7 ग्रंथ हैं वो अभिधम्म पिटक में, जिन्हें उच्च या आगे की शिक्षा कहा जाता है, मतलब आगे इसको प्रसार प्रसारण करने के लिए एक दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण का व्यवस्थीकरण है एवं सन्यासी की विद्वतापूर्ण गतिविधि प्रतीत होते हैं। यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के विद्वानों के लिए था। ठीक है, तो इसमें और जो चीज़ें दी गई जैसे विनय पिटक के संग ये मठवासी आदेश में शामिल होने वालों के लिए नियम और विनियम शामिल थे, है ना, विनय पिटक में। ठीक है, और भी होता था आपका, जैसे सुत्त पिटक था तो सुत्त पिटक में मुख्य शिक्षण तथा धर्म शामिल थे। तो इन्हें 5 निकाय या संग्रह में विभाजित भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। लिखा है कि आपके शासक और साम्राज्य को बताना है, तो कौन से मैच हैं या नहीं है, या मैच द फॉलोइंग करनी है आपको, कौन से सही होंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर देख लीजिए कौन सा आपको लग रहा है। राष्ट्रकूट पाल फिर से दे दिया है ना, तो और आपका यहाँ पे राष्ट्रकूट दे दिया गया, फिर तिहाड़ भी दिया गया है, चौहान भी दिया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको भी पिछले ही में ही देखा था। चौहान का देख लीजिए जो आपने पीछे देखा था। तो पृथ्वीराज ये शासक थे, सम्राट थे। चौहान शासक किसके, पृथ्वीराज थर्ड थे, ये चौहान वर्ग से थे। देवपाल थे वो आपके पाल वंश से संबंधित थे। दंतीदुर्ग की बात करेंगे तो राष्ट्रकूट थे। भोज आपका पृथ्वीराज थे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कौन सा सही हो जाएगा, पहले का दूसरा 2 में है, दंतीदुर्ग दूसरे का तीसरा। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। हम सीधा बोल सकते हैं देवपाल शासक था, साम्राज्य था, पाल वंश का शासक था। और राष्ट्रकूट का शासक कौन था, दंतीदुर्ग था। पृथ्वीराज की बात करेंगे, भोज था। चौहान का पृथ्वीराज थर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। लिखा है लहुरा देव के बारे में बताना है आपका, कि लहुरा देव एक का प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। किसका, लहरा देव का जो प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश में, तो किस जिले में, तो आपका ये संत कबीर नगर में हो जाएगा। और लगभग यहाँ पे 9000 से 7000 ईसा पूर्व में मानव गतिविधियों और चावल की खेती की शुरुआत के प्रमाण प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए, इनके बारे में पूरा देखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज राइट है। सी का मतलब है कि आपका जो देख लेते हैं सी में क्या लिखा है। चलिए देखते हैं, तो सी में सीक्वेंस से अगर इनको मिलाएंगे तो पहले चौथा वाला आएगा, मतलब इन्होंने क्या किया था, दोआब में कराधान किया था। कब किया था, लगभग 1326 ईस्वी में इन्होंने दोआब में कराधान किया था। फिर उसके बाद तीसरा वाला आ जाएगा दूसरे नंबर पे, मतलब राजधानी का स्थानांतरण कब किया था इन्होंने, दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरण किया था, तो 1327 ईस्वी में किया था। फिर इसके बाद पहला आ जाएगा, तीसरे नंबर पे पहला हो जाएगा। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी इन्होंने 1329 में। कराची अभियान की बात करें तो ये कराची अभियान ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, 1330 में इसको किया था। तो इस टाइप का आपका ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 का सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। 13 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, कौन सा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2022 का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया ये, और सी लखनऊ हो जाएगा। देखिए मोस्टली लोग कंफ्यूज होंगे। अब जैसे जो करंट अफेयर की जो आपकी बुक भी है तो उसमें 2023 का करंट के साथ साथ 22 का भी कवर करके चलना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ पेपर हो रहा है 23-24 में, लेकिन है ये 22 वाला। और 22 के अकॉर्डिंग जो आपका विज्ञापन आया था उसके अकॉर्डिंग है। तो 22-23 दोनों का करंट अफेयर। और हम बात करें तो 24 का भी आप जनवरी फरवरी का देख सकते हैं, मार्च में पेपर है, मार्च का छोड़ के। तो इस टाइप का आपको कवर करना है। दृष्टि आपका गणना चक्र की है, आप गणना सारी दोनों मैगजीन करंट के लिए पढ़ ही लेना। ठीक है, तो लखनऊ में ये आपका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। डिजिटल लोक अदालत की बात के बारे में लिखा है
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही है। 14 में आपका डी इज राइट हो जाएगा। डी में कौन सा लिखा है देख लेते हैं क्या है। ना तो पहला है ना दूसरा सही, मतलब दोनों गलत है ना। क्योंकि जो यहाँ दिया गया है कि डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नालसा के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने की थी। नहीं, राष्ट्रीय जो विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की बात करें, ये तत्कालीन अध्यक्ष उदय उमेश ललित थे। कौन थे? यू यू ललित की बात कर सकते हैं, उदय उमेश ललित। ये 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित एंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया था। तो इस वजह से ये गलत है। दूसरा लिखे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत उत्तर प्रदेश में शुरू की। नहीं, ऐसा भी नहीं। तो नालसा और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 16 से 17 जुलाई 2022 तक इन्होंने 18वीं अखिल भारतीय विधिक से सेवा प्राधिकरण आयोजन किया था। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है पार्टनर जो जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये पहला तो नहीं है ना, जिससे ऐसे कहा कि उत्तर प्रदेश पहला नहीं, राजस्थान कर चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो 15 का बी वाला सुमेलित नहीं, बकाया आपको चीजें दिख रही होगी क्लियर। क्योंकि जो सेंट थॉम का युद्ध हुआ था वो 1748 बिल्कुल सही है। बांडीबास का युद्ध 1763। बिदारा का युद्ध की बात करेंगे 1757 बिल्कुल राइट है। और प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है, चलिए तो यहाँ पे आपका अंबूर का युद्ध गलत है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1740 से 48 तक हुआ था, है ना। इसी में आपकी जो पहला वाला ना सेंट थॉम युद्ध, इसी को कहा जाता है। 1746 में इसी के दौरान हुआ था, वो में जाना जाता है। मतलब वो हम बोल सकते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध को ही सेंट थॉमस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये जो फ्रांसीसी सेनाओं एवं कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। अनवर उद्दीन से अंग्रेजों ने सहायता की अपील की थी। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध में ये किस संधि से समाप्त हुआ था? तो एक्सला चापल की जो संधि हुई थी, इसके हस्ताक्षर करने के बाद इसको खत्म कर दिया था। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1749 से 54 तक, ठीक है। चलिए और देखते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में क्या है? सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। हैदराबाद का निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ था। तो बताइए कौन सा सही है? यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही लिखे हैं, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा ही सन 1798 में आपकी जो सहायक संधि की व्यवस्था शुरुआत की गई थी। फिर वर्ष 1798 में अंग्रेजों के साथ सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि की थी। तो दोनों चीजें यहाँ पे सही हो जाएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 को। उत्तर प्रदेश के अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में निम्नलिखित में से कौन विजेता रहा है? तो कौन विजेता रहा है? आपका नीर नेहवाल जी विजेता रहे हैं। कि जो 3 जुलाई 2022 को आगरा में नोएडा के नीर नेहवाल और चिराग शेट्टी विजय शर्मा मेमोरियल यूपी ईस्ट जोन सिलेक्शंस बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंडर 19 पुरुष एकल वर्ग में चैंपियंस बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 में लिखा है कि हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हुआ। ये संबंधित थे किससे थे? तो बांग्लादेश से संबंधित थे। बांग्लादेश की राष्ट्रीय संग्रहालय में पूर्व महानिदेशक डॉक्टर इनामुल हक का जुलाई 2022 में निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में लिखा है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। तो यहाँ पे बी इज हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही लिखे। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व और भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। और ऋषभदेव इसके प्रथम आपके कौन थे? तीर्थ करते हैं।
जैन धर्म के 5 सिद्धांत भी थे, तो वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से थे। अहिंसा था, है ना, सत्य था, अस्तेय था, अपरिग्रह था, ब्रह्मचर्य था। तो इन सबको भी देख लें। नंबर 20 देखते हैं। 20 में लिखा है कि मध्यकालीन भारत में नाद गम्बदा, कौन सा, नाद गम्बदा का संबंध संदर्भित करता है किससे, तो ये राजस्व अधिकारियों से संदर्भित था। अगर हम ये बात करें तो जो नाद गम्बदा था, ये तो राष्ट्रकूट जो साम्राज्य उस टाइम पे ये नाम दिए गए थे। इसी को हम देसा ग्राम कूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देसा ग्राम कूट। ये 20 का क्वेश्चन नंबर का डी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लिखा है आहार बनास संस्कृति का संबंध बताना है। तो आहार बनास संस्कृति, तो ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से, राजस्थान से। मोस्टली ये राजस्थान में जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, वहाँ पे एक जो आहार नदी है, तो उसी के तट पर ये ताम्रपाषाण कालीन जो पुरातात्विक संस्कृति इसको माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसके साक्ष्य मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। सैयद वंश के बारे में क्वेश्चन है आपका कि सैयद वंश के बारे में लिखा है किनका, इसको कालमन अनुसार लगाना है, मतलब क्रमशः लगाना है। तो कौन से कब थे, सबसे पहले कौन थे, फिर कौन था। तो सबसे पहले अगर हम सैयद वंश की बात करें, आपके खिज्र खां आ जाएंगे, क्योंकि जो खिज्र खां का जो कार्यकाल था 1414 से लेके आपका 21 तक का था। ठीक है, और मुबारक, इसके बाद आपके आ जाएंगे मुबारक शाह। मुबारक शाह ये दूसरे नंबर पे 21 से लेके 34 तक थे। कहाँ तक, 21 से लेके 34 तक। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह आए थे 34 से लेके 43 तक। मोहम्मद शाह 43 तक ये आ गए। उसके बाद आलम शाह आए थे, ये 43 से लेके 51 तक। तो इस टाइप से इनका कार्यकाल चला था। क्या था, अगर हम सबसे पहले की बात करें तो खिज्र खान थे। खिज्र खान का कब से था, 1414 से लेके 1421 तक के लिए था। फिर इसके बाद आपके मोहम्मद शाह आए थे। मोहम्मद शाह 1421 से लेके 1434 तक थे। और फिर मुबारक शाह थे 1421 से लेके 34 तक। मोहम्मद शाह की बात करें 34 से 43 तक था। आलम शाह की बात करेंगे 1443 से 51 तक था। तो इस टाइप के इनके कार्यकाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो स्टार्टअप जो इकोसिस्टम था उसके बारे में ये क्वेश्चन है 23। तो कौन से आपके कथन सही है या नहीं है, दो दिए गए। उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ये करंट का भी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया, ऐसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता नहीं। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम से नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो 4 जुलाई 2022 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा इसे जारी किया जाता है। किसके द्वारा, जो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा। तो इस वजह से यहाँ ऑप्शन ए राइट रहेगा बस, तो और दूसरा वाला गलत था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सॉरी एक मिनट, लिखा है 68वें, कौन सा, डिस्प्ले थोड़ा बड़ी होगी। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, ये बताना। मैं 68वां आपका 24वां क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। तो 24 में जो सही नहीं है वो बताना। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है, बकाया सारे सही है, क्योंकि आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। सूर्या ने अपनी फिल्म सोराराई पोटरू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, ये भी सही है। मनोज मुंतशिर ने हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। अच्छा, इसमें लिखा था कि उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक फिल्म जो फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता, नहीं, ये उत्तर प्रदेश ने नहीं जीता था, ये अपने मध्य प्रदेश ने जीता था जो। ठीक है, इस वजह से ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज थे। तो मुगल प्रांत के कौन कौन से उत्तराधिकारी राज थे वो बताना। ये 4 दिए गए, चारों का ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही था या 2 सही थे, कौन कौन से सही। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों आपके मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज थे। ठीक है, कौन सा, अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद। मैसूर नहीं था। मैसूर किसके लिए, मराठाओं के लिए था ना। तो ये आपका तीनों हो जाएंगे। मैसूर राजपूतों के लिए था, मराठा नहीं, राजपूत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 में लिखा है कि 1856 के एक मुश्त बंदोबस्त, कौन सा, एक मुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली है, कौन सी, यह जो पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली, इसका एक उद्देश्य तालुकदारों का विस्थापन है।
देखते हैं 26 का कौन सा होता है। तो यहाँ पे बी वाला सही, मतलब दोनों सही है कि जो 1856 के जो एक मुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में ये सही लिखा है कि यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी। इसका एक उद्देश्य ताल्लुकदारों का विस्थापन था, बिल्कुल सही है। इस वजह से आपका ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में लिखा है वन महोत्सव अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया। तो कौन सा वन महोत्सव अभियान जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया था, तो ये चित्रकूट में उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था। कहाँ से? चित्रकूट से। 5 जुलाई 2022 को ये महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, हाँ, तो बाबा जी ने ही किया था इसका उद्घाटन, योगी आदित्यनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 में लिखा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसमें से बताना कौन कौन से कथन सही है। पहले में लिखा है कि वर्ष 2025 के दौरान भारत द्वारा विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है। भैया ये तो देखते हैं क्या है। दूसरा है कि यह अनुमान है कि 10 देशों से वर्ष 2010 और वर्ष 2021 के मध्य कुल 1 मिलियन से अधिक प्रवासियों का बहिर्गमन हुआ। तो यहाँ पे हमें सही बताना है, तो सही वाला यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट होगा, मतलब केवल दूसरा वाला यहाँ पे सही है, ये वाला है ना। क्योंकि संयुक्त जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोडक्ट 2022 की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के जो विभाग जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोडक्ट 2022 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या का जो 15 नवंबर 2022 को 8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, कितने? 8 मिलियन तक हो जाएगा। तो केवल यहाँ पे आपका दूसरा वाला सही होगा, कथन सही बताना था। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोडक्ट 2022 के अनुसार कौन सा कथन था, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अब चीन थोड़ा सा आगे देखिए, लगभग अब जैसे इंडिया के लिए कहा गया तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चीन की जो पॉपुलेशन 1.426 समथिंग है और इंडिया की अभी 1.412 है, तो थोड़ा सा भी पीछे इंडिया वाले इसको भी अचीव कर लेंगे ना। हाँ, टारगेट बहुत जल्दी अचीव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बुद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और बुद्ध धर्म के बारे में बताना है कि दोनों सही है या नहीं है। पहला लिखा है कि पहली बौद्ध संगति राजगृह में सप्त पर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। भाई ये तो बिल्कुल सही है ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये तो नॉर्मल सा है। महाप्रजापति गौतमी बिच्छुड़ी बनने वाली पहली महिला थी, दोनों सही है यहाँ पे। ऑप्शन अच्छा उसमें गलत लिख गया कि 2 और 3 दिया गया, पहला नहीं, ये पहला और दूसरा ही होगा, वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सही हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी इज राइट, क्योंकि दोनों सही है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में लिखा है कि चोल साम्राज्य के संदर्भ में, देखिए चोल है आपका, और जो नीचे जितने भी जो दक्षिण भारत के साम्राज्य थे, चोल है, राजपूत हो गए, आपके राष्ट्रकूट हो गए ना, पाल वंश हो गया है ना, ये सब के बारे में एक आध क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। गंगई कोड चोल शब्द का अर्थ वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त कर लिए। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन 30 का बी हो जाएगा। बी मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है कि विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, बिल्कुल सही है। लगभग 850 ईस्वी में इसकी जो तंजौर पर इसने कब्जा भी कर लिया था, और चोल वंश कब से कब तक चला था? तो 900 से लेकर 1200 ईस्वी तक चलता रहा था। दूसरा लिखा है कि गंगई कोट चोल शब्द का अर्थ वह राजा जिसने गंगा पर विजय कर लियो। तो बिल्कुल ये भी सही है कि गंगा पर जो विजय कर ले उसको गंगई चोल कहते थे ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं अब। 31 में लिखा है स्थल दिए गए, सूची दी गई और नदी। हाँ, मैच करना है कौन सा क्या है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो बिल्कुल से कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन हड़प्पा वाला जरूर रट जाएगा, रावी नदी के किनारे। तो पहले का जहाँ दूसरा लिखा है उसको सही कर दो। 2 में लिखा है, चलिए और देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो देख लो, ये तो सिंध के पास है ना, ये 2 तो आ ही रहे थे। तो बी का पहला जहां भी लिखा है, बी का पहला और पहले ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। और भगवानपुर की बात करें तो ये सरस्वती नदी किनारे, और सुतकोटगा आपका दासक नदी किनारे। इस टाइप के आपसे ऑप्शन हो जाएगा। सी इज राइट, मतलब हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंध नदी, और भगवानपुर आपका सरस्वती, और सुतका गेंडोर आपके दासक नदी। 32 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद नायब था, बताना है। और दूसरा आपका लिखा है कि बलबन द्वारा दीवान-ए-अर्ज, कौन सा? दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी।
तो दीवाने अर्ज बलवंत द्वारा की गई थी या नहीं की गई थी, इसको मैं देखना। और दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद नायब था, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट दो दिए गए हैं दोनों सही है। 32 का ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। तो दीवाने अर्ज किसने चलाया था? बलवंत द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई गई? तो यूनिक रिवर आर्ट गैलरी जो बनाई गई तो अपने प्रयागराज में है। कहाँ पे? प्रयागराज में है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाहाई जिसको कहते हैं, तो इसी परियोजना के निदेशक ने बताया कि एफिल टावर की तर्ज पर प्रयागराज में गंगा के किनारे रिवर आर्ट गैलरी का आयोजन किया जाएगा, या इस टाइप से गैलरी बनाई जाएगी बोल सकते हैं। तो इस 33 का वी इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 की बात करते हैं। 34 में क्या है? उत्तर प्रदेश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो ये अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किस कंपनी से इसने हस्ताक्षर किए वो बताना। तो बी हो जाएगा यहाँ पे डिलाइट इंडिया के साथ इसने आपका हस्ताक्षर किए। डिलाइट टच तोयमांसू इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ओके, यह बात करें या इसमें क्या रहेगा? तो ये 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में एक देखिए उत्तर प्रदेश के, लेकिन ये सरकार का जो मोदी का जो ड्रीम है कि 5 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था बने, तो उसमें एक महत्वपूर्ण कदम है इनका, यूपी सरकार का। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 में लिखा है कि आपका इलाहाबाद के बारे में लिखा है और संधियां दी गई हैं। तो ऑप्शन भी आपके नीचे लिखे हैं ढेर सारे। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं। क्योंकि 35 क्वेश्चन नंबर में आपका पूछा गया है कि वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन कौन से कथन सही है या नहीं है। लिखा है नवाब इसमें 2 सही हो जाएंगे, 2 और 4। पहले में लिखा है कि दूसरे में नवाब शुजा-उद-दौला बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गया था, बिल्कुल सही है। नवाब शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद और कारा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने पर सहमति व्यक्त की थी, बिल्कुल सही है। ये जाके आपके दोनों सही हो जाएंगे कि ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों द्वारा कंपनी के जो दस्तक या ट्रेड परमिट के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच ये विवाद जो हो गया था, उसके बाद जो मीर कासिम बंगाल के जो नवाब थे, फिर शुजा-उद-दौला अवध के नवाब थे, और शाह आलम ये मुगल सम्राट के। तो इन संयुक्त सेनाओं को 22 अक्टूबर 1764 में को बक्सर में मेजर हेक्टर मुनरो के अधीन अंग्रेजी सेना ने हराया था। तो इस युद्ध को बक्सर का युद्ध भी कहा गया था, है ना। तो उसके बाद ये सारी चीजें प्रोसेस हुई थी। फिर आपका रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, जो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद में 2 महत्वपूर्ण संधियां भी की थी ना, 4 अगस्त और 6 अगस्त को अगर देखें तो, जिसको हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं ना। उसी संधि में ये सारे जो प्रारूप थे जो बताए गए नवाब शुजा-उद-दौला के साथ जो संधि हुई थी, तो उसी में ये सारे पॉइंट आपके थे। इसमें एक पॉइंट और था कि 50 लाख देने पर सहमति व्यक्त की थी, मतलब कंपनी को जो क्षति हुई थी उसके लिए ये जो शासक थे इन लोगों को 50 लाख रुपए भी इनको देना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो इसका ऑप्शन डी राइट था। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, पूछा है दोनों में से कौन से सही है या नहीं है। लिखा है शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। चलिए देखते हैं, गोरखा युद्ध अगर आपको याद होगा तो पता होगा 1815 से 16 के बीच हुआ था। सेकंड आपका लिखा है कि वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित कर दिया था। तो देखते हैं यहाँ पे दोनों सही हो रहे हैं आपके, क्योंकि जो शिमला की जो स्थापना की बात करें तो 1815 से 16 के दौरान हुई थी, और अंग्रेज मराठा युद्ध 1818 के कारण अंग्रेजों की जो दिलचस्पी माउंट आबू में बनी, जबकि दार्जिलिंग को वर्ष 1835 में सिक्किम के राजा ने छीन लिया गया था। तो उसके बाद ये शिमला की चीजें ये बनी हैं आपके, और कथन यहाँ पे आपके दोनों सही है कि वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद की शिमला को स्थानांतरित कर दिया था। तो इस वजह से आपके दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। बताइए भैया, भारत का तो अभी खुला है ना लखनऊ में, कौन सा? लुलु मॉल। हाँ, 10 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में भारत के सबसे बड़े लुलु मॉल लगभग इसमें 2000 करोड़ रुपए की लागत से इसको स्थापित किया गया। और ये कहाँ पे? लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में शहीद पथ पर करीब लगभग 22 लाख वर्ग फीट में ये मॉल बना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38।
38 में लिखा है कि आपका हाल ही में कनगनहली, कौन सा कनगनहली बोल सकते हैं, या कनगनहली स्थल खबरों में था। यह स्थित है कहाँ पे, तो ये कर्नाटक में है। क्या है इसमें, तो जो कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में ये कानगनहली या इसको बोल सकते हैं सन्नति स्थल का हिस्सा के पास भीमा नदी के तट पर प्राचीन बौद्ध स्थल का संरक्षण केंद्र संरक्षण करेगा। इस टाइप से इसको बनाएगा, इस वजह से ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो कहाँ तक, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 में लिखा है कि आपका स्तूप के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो बताना है दोनों में से कौन सा सही है या नहीं है। तो लिखा है स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताना उनकी उत्पत्ति का एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई है, जिसे बाद में अंड कहा गया था। स्तूपों की रेलिंग और स्तूपों पर उत्कीर्ण लेखों में इसके निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया है। तो 39 का आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दोनों सही है। कह रहा है कि इनकी उत्पत्ति है जो स्तूपों की एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई, बिल्कुल सही बात है ना, जिसे बाद में अंड कहा गया है। स्तूप की जो रेलिंग है और स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों में इसके निर्माण हेतु किए गए दान को भी अंकित किया गया है, कि जो भी दान किए गए उसमें सारी चीजें मेंशन है, किसने क्या दान किया था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 में आपको गुलाम वंश के बारे में लिखा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। भैया बिल्कुल आराम से बता देंगे आप, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, है ना, तो ये गुलाम बना था। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। फिर गुलामों का गुलाम कहते कैसे हैं, तो इल्तुतमिश को कहेंगे, इसी का दामाद था। तो इस टाइप से ये काल चलता रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के काल की बात करें तो 1206 से 10 तक था, केवल 4 साल ही चला था। और ये किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसने भी इसको तुर्की में खरीदा था, है ना। फिर तराइन की लड़ाई के बाद भारत में ये तुर्की सल्तनत के विस्तार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस वजह से वो जब यहाँ से गए तो इसको ये भारत का सौंप दिया था। फिर इसके बाद आपके आरम शाह आए थे। आरम शाह 1210 तक रहे थे। फिर इल्तुतमिश आया 1210 से 36 तक, है ना। फिर आपके जो रुकनुद्दीन फिरोज की बात करें तो फिरोज शाह ये 1236 तक इनका कार्यकाल रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। तो सबसे पूर्वी स्थल बताना, पूर्वी देखना, देखो मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे जम्मू कश्मीर साइड में पड़ेगा, या नहीं पूर्वी सॉरी, यहाँ पे मेरठ साइड में पड़ेगा। तो मेरठ में कौन सा है, आप बिल्कुल से देख सकते हैं आलमगीरपुर है। अब जैसे वैसे मैप बनाएंगे आप ऊपर नीचे सारी चीजें करके, तो मेरठ जिले में ये आपका आलमगीरपुर, मतलब उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, हाँ गलत नहीं कर देना, ये पूर्वी स्थल है। और यहाँ से क्या टेराकोटा जो मन का जैसी संरचना मिली थी, जिस पर सोने का लेप लगा हुआ था और कपड़े के साँच भी मिले थे। या त्रिभुज, मोर और गिलहरी की छाप वाले बर्तन भी यहाँ से मिले थे। तो ये स्टेप आपके आलमगीरपुर से होते। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 42 में लिखा है कि ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए 1300 संस्कृत पांडुलिपियों को फारसी में अनुवाद किया गया था। किसको, तो जो ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से सुल्तान फिरोज शाह लाए गए थे 1300 जो संस्कृत पांडुलिपियों को फारसी में अनुवाद किसने किया था, ये बताना। तो ये अर्जुद्दीन खान ने किया था। किसने किया था, अर्जुद्दीन खान ने किया था, जिसको फिरोज शाह तुगलक हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ए हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 की बात करते हैं। 43 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन, क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा डिवीजन देश का पहला रेलवे डिवीजन बन गया जहां संचालित मेल एक्सप्रेस, कौन सा, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। तो कौन सा है ये आपका प्रयागराज डिवीजन है। इस वजह से इसको बताया गया, एनसीआर प्रयागराज है। देश का पहला ऐसा डिवीजन बन गया जो संचालित जो 338 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 272 की अधिकतम स्पीड अप यहाँ पे जो लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, इनका ये कहना है रेलवे बोर्ड का। चलिए हो भी सकता है भैया, कुछ भी है। क्वेश्चन नंबर हमें 44 देखना है, वो जो कुछ है वो है ना। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 का प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये हिस्ट्री और देखो करंट अफेयर दोनों चीजें, वो भी यूपी स्पेशल करंट अफेयर इंक्लूड है इसमें। तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 का प्राप्तकर्ता कौन बना है, तो यहाँ पे आपका वैश्विक जो कौशिक राजशेखर बने। कौन से, वैश्विक ऊर्जा संरक्षण कौशिक राजशेखर, ऐसे आराम से याद कर लेंगे। यह ऊर्जा के क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है वैश्विक ऊर्जा संरक्षण, तो इनको मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए, तो उनको कालानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। बताना है कौन कौन से सही है।
सूरत की संधि बतानी है कब हुई थी, फिर पुरंदर की संधि, सालवाई की संधि, बेसन की संधि, सबसे पहले कौन सी संधि हुई थी ये मैं बताना है 45 में। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 सारी चीजें लाइन से हैं, क्योंकि सूरत की संधि की बात करें तो जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच में, तो उसी टाइम पे 1775 में सूरत की संधि हुई थी। फिर आपकी पुरंदर की संधि 1776 में हुई। तो सबसे पहले सूरत की संधि मतलब ऑप्शन ए वाला मतलब सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि पहले ये 1775, फिर आपकी पुरंदर की संधि हो जाएगी 1776, फिर आपकी सालवाई की संधि हो जाएगी 1782। ठीक है, तो इसी टाइप से आपका एक और बचा है कि कौन सी बेसन की संधि, तो फिर आपकी बेसन की संधि होती है। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 में लिखा है भारतीय इतिहास के कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो 46 का ए राइट हो जाएगा। ए में क्या लिखा है 1 3 4 2, तो ये वाला सही हो जाएगा। एक मतलब बारदोल, भारतीय इतिहास की जो व्यवस्था वो घटनाओं को बताना है। बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था, बिल्कुल सही है सबसे पहले। फिर इसमें क्या हुआ था, फिर आपका जो गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर उसके बाद आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और फिर आपका कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा सबसे लास्ट में हुआ था। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, एक लाइन में सारी चीजें बता देंगे हम आपको। क्या लिखा था, अब जब गांधी जी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आते हैं, जिस कारण यहाँ पे हर साल जनवरी में आपका 9 जनवरी समथिंग यहाँ पे जो पुनर्वास दिवस मनाया जाता है। फिर 1917 में चंपारण चले जाते हैं। देखिए लाइन से याद करेंगे, 15 में आए, 17 में चंपारण गए, 18 में खेड़ा गुजरात किसान आंदोलन मतलब मजदूर आंदोलन भी कह सकते हो, वहां गए। 19 में इन्होंने रॉलेट एक्ट जो मार्च अप्रैल में आया था उसको विरोध किया। 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन चला। 28 में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ, जो इसमें लिखा है ऑप्शन ए में दिया है। 29 में पूर्ण स्वराज को लाहौर अधिवेशन कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। किसके द्वारा लाया था, JL नेहरू द्वारा। 30 में क्या हुआ, सबना अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च हुआ। फिर 31 में गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर 31 में दूसरा गवर्नमेंट सम्मेलन भी हुआ था। और 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रतिनिधि सरकार को सुनिश्चित करता है। फिर 1939 में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो गया, जो लिखा था इसमें, है ना। फिर 42 में भारत छोड़ो, पता ही होगा आपको। 1946 में सांप्रदायिक हिस्सा रोकने के लिए महात्मा गांधी ने नोआखली और अन्य दंगा प्रभावित इलाकों को दौरा किया था। तो इस टाइप से आपका ये ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। 47 में लिखा भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। ये 21 का पूछा है, तो आप करंट का भी देख लेना कि 22 का 23 का कौन सा है नवाचार सूचकांक के अनुसार। तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, 7वां है। ठीक है, कौन सा 7वां, क्योंकि जो नीति आयोग ने इसको जो 21 जुलाई 2022 को इसको जारी किया था, तो 21 का ही जारी किया, 22 में तो वो बताएंगे। इस सूचकांक में लगभग 17 प्रमुख जो राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान रहा है। ठीक है, तो हमें उत्तर प्रदेश का इंपोर्टेंट था, इस वजह से देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में लिखा है कि विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियन 2022, कौन सा, विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियंस 2022 में भगवानी देवी ने कौन सी देवी ने, ये आपकी भगवानी देवी ने किस श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो स्वर्ण पदक जीता भैया, क्वेश्चन तो बनता ही इनसे, है ना। तो 100 मीटर की स्प्रिंट में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता था। ये लगभग 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड के टाम्परे वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता था, बताइए। और इन्होंने लगभग ये 24.74 सेकंड में 100 मीटर की रनिंग कर ली थी। 94 ईयर्स की है भाई महिला ये, और इतना जुनून, है ना। अभी आप लोग पड़े रहते होगे हमारे जैसे, सोते रहो, सुकून देखते हैं ना। सुकून मत देखो भैया, सुकून को त्यागो, वर्ग करो पहले। प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो प्राचीन भारत में हमें विवाह नियमों के संदर्भ में बताना है। 2 स्टेटमेंट दिए गए कि गोत्र प्रणाली विवाहों को में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए थी। नहीं, ये तो बिल्कुल से गलत ही है ना। गोत्र कैसे हो जाएंगे, अभी नॉर्मल से किसी की शादी होती है तो गोत्र अलग अलग देखे जाते हैं। धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी नहीं भैया, सब अपने अपने हिसाब से तो चल रहे, सिंपल सारी चीजें दिख रही हैं गलत। तो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड मतलब ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन से कुछ उसमें नहीं था। अधिकारी दिए गए, संबंधित दिया गया, तो किससे कैसे मिलान करना है ये बताना। जैसे सराय अदल लिखा है तो किससे संबंधित है, तो ये कौन से अधिकारी थे भैया, ये कपड़ा और जो किराना बाजार था उसके अधिकारी होते थे। तो ऑप्शन ए का एक ही रहेगा। ठीक है, हम देखते हैं आगे।
इसके बाद सायनाई मंडी दिया गया, तो सायनाई मंडी आपका बाजार अधीक्षक होगा, ये भी बिल्कुल सही है। बरीद की बात करें तो बरीद क्या था, खुफिया अधिकारी थे, बढ़िया, बिल्कुल एक नंबर सही है ना। मुनिया की बात करें तो गुप्त जासूस था। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सारे ऑल इज राइट मैच है, तो इस वजह से ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो कौन सा था, सराय दल की बात करें तो कपड़ा और किराना बाजार था, सायना मंडी आपका बाजार अधीक्षक था, और बरीद खुफिया अधिकारी था, मुनिया गुप्त जासूस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। 51 में भी आपके मैच द फॉलोइंग है, और कुछ पुरातत्व के स्थल दिए गए और जिले दिए गए, कहाँ पे कौन सी चीजें मिली थी। तो कुछ ना मिले आपको, एक तो दिख रहा है आलमगीरपुर, अभी क्वेश्चन भी आया था, तो मेरठ को इससे सीधा मैच कर दीजिए। और इसके बाद हम देख लेते हैं पहले का पहला, जहाँ पे भी, हाँ दो जगह देख ले, चलिए दूसरा देखते हैं। कालपी की बात करें तो कालपी आपके जालौन में है ना, बस और कुछ मतलब नहीं है। तो डी का चौथा देख लीजिए, डी का चौथा, अरे भैया सब में डी का चौथा है, तो अभी दो से काम नहीं चलेगा। तीसरा भी आपको, हाँ कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो ध्यान देना कि आपको सारे मैच करने पड़ेंगे। बड़ा गांव, सनौली, बड़ा गांव से देख लीजिए, बड़ा गांव कहाँ पे तो ये बी का आपका तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा मतलब सहारनपुर में आपका बड़ा गांव, और सनौली बागपत में, इस टाइप से आपके सारे मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या हो गया, आलमगीरपुर आपका मेरठ हो जाएगा, आपका बड़ा गांव आपका सहारनपुर हो जाएगा, और सनौली आपका बागपत हो गया, कालपी कहाँ पे हो गया, जालौन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 52 में लिखा है, निम्नलिखित में से किस शासक के शिलालेखों पर गजेब तेकारा कौन सी उपाधि, गजेब तेकारा की उपाधि है। तो किस शिलालेख पर इस उपाधि का नाम लिखा था, तो देवराय द्वितीय की उपाधि पर, शिलालेख पर यह उपाधि का नाम था। अब विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें थोड़ा सा, ये स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, जो काकतीय के सामंत थे। ठीक है, देवराय द्वितीय की बात करें जो इसमें दिया गया, तो 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक इनका जो कार्यकाल रहा था, और ये दक्षिण भारत में लगभग जो कर्नाटक का जो वो है एरिया, उसमें इनका स्वर्णिम युग था, मतलब बहुत अच्छा शासन चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। 53 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कौशलेश चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा उस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 53 का बी हो जाएगा, राज्य के सभी कर्मचारी हैं, तो इस टाइप की ये योजना का सब लोग इसको लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह जो राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। चलिए नेक्स्ट 54 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 54 में लिखा है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन से कथन सही है, 44वां में बताना। तो 54 में यहाँ पे हो जाएगा आपका बी इज राइट है, बी में मतलब लिखा है कि कौन सा होगा, बी का मतलब है आपके दोनों 2 और 4 वाला सही है। तो ये वाला और यह भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्षों के बाद आयोजित की गई है। कौन सा, 44 में जो शतरंज है। और FIDI ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड मिसाल की स्थापना की थी। किसने, FIDI ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड इसकी मिसाल की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 में लिखा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, 55 का बी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तो तंजौर है वो यहाँ पे मैच नहीं है, बकाया आपके सारे मैच हैं। क्योंकि जो मैसूर 1799 में बिल्कुल सही है। अवध 1801 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता, बिल्कुल सही है। जोधपुर था आपका 1818 में किया था इसने, है ना। और तंजौर की बात करें तो अक्टूबर 1799 में इसने जो सहायक संधि थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। पेशवा में 1801 में, बरार के भोंसले ने 1803 में, सिंधिया ने 1804 में, जोधपुर 1818, जयपुर 1818, और भी देख लेते हैं ना, मचेरी 1818, बूंदी 1818, भरतपुर 1818, इस टाइप से सबने संधियों पे हस्ताक्षर किए थे। जो सहायक संधि थी डलहौजी के द्वारा चल रही थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के समय, सॉरी डलहौजी नहीं, वेलेस्ली के समय थे। मालाबार विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो मालाबार विद्रोह के बारे में बताना है कौन कौन सा सही है। 2 स्टेटमेंट दिए गए। वर्ष 2021 को 1921 का मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम काश्तकारों का विद्रोह था। दूसरा है कि मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया। तो यहाँ पे ए सही है, केवल ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, मतलब पहला वाला सही है। वर्ष 1921 का जो मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम काश्तकारों का विद्रोह था।
दूसरा वाला गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 की बात करते हैं। 57 में क्या है लिखा है, PIVOT मतलब पीवॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। दो स्टेटमेंट बताने में कौन कौन से सही है। लिखा है कि यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की एक पहल है, यह किसी व्यक्ति में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन की भविष्यवाणी कर सकता है। तो कौन सा पिवोट, तो पिवोट का यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा, मतलब केवल यहाँ पे दूसरा वाला सही है। कौन सा, यह किसी व्यक्ति में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन की भविष्यवाणी कर सकता है, ओनली केवल सी सही है और आपके सारे गलत हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 देखते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की बात करना है, किसने लॉन्च किया था, तो बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने किया था ना। भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है गांधीनगर में गुजरात में मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। चलिए 59 में लिखा है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित में किन महाजनपदों का उल्लेख है। तो ये 4 जनपद दिए गए हैं, इसमें से किस किस का उल्लेख है वो बताना। तो 2, 3, 4 इसमें हो जाएगा, मतलब पहला छोड़ के मल्ल का है, कंबोज का, सूरसेन का, तक्षशिला का दोनों में नहीं है। ठीक है, तो जो 16 महाजनपद थे उसी में से ये कॉमन है कि बौद्ध और जैन धर्म राष्ट्रों का उल्लेख ये 16 जनपदों में हुआ था। तो काशी था, जैसे गुरु था ना, कौशल है, पांचाल, अंग, जो मच्छ है, मगध है, सूरसेन, बज्जी, अश्वक, मल, अवंती, चेदी, गांधार, बस, ये सब आपके 16 महाजनपद है, जिसमें से 4 कॉमन है आपके। कौन कौन से, सूरसेन हो गया, अवंती हो गया, है ना, और अब गुरु हो गया, इस टाइप के इनसे मैच कर रहे। तक्षशिला की बात करें तो ये गांधीनगर, सॉरी, गांधार की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में लिखा निम्नलिखित मध्यकालीन साम्राज्यों पर विचार करना, उन्हें उनके गठन के संदर्भ में कालीन व्यवस्थित भी करना है। तो 60 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बी मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल राइट है, क्योंकि मामलुक फिर था फिर उसके बाद खिलजी, फिर आपका सैयद, फिर तुगलक था। तो जो मामलुक वंश की बात करें तो 1206 से लेकर 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक वंश का संस्थापक भी था। खिजली वंश की बात करें तो 1290 से 1320 ईस्वी तक, जिसका संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश की बात करें 1320 से 1414 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था। सैयद वंश की बात करें 14 से 21 तक, 1414 से 21 तक, और खिजरे खान इसका संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। 4 कथन दिए गए, 4 में से कौन कौन से सही है बताना। पहला लिखा है कि चनहूदड़ों की खोज एनजी मजूमदार ने की थी। दूसरा लिखा है कि रंगपुर पंजाब में स्थित है। तीसरा है मोहनजोदड़ो की व्याख्या मृतकों के टीले के रूप में की जाती है। कुछ भी हो चाहे सही ना हो, लेकिन आपका जो तीसरा वाला बिल्कुल 100% सही है ना, पढ़ा होगा। तो जहां जहां तीसरा नहीं है वो उसको हटा देते हैं, मतलब सी वाला तो वैसे ही हट गया। चौथा लिखा है कि राखी गढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। डी मतलब पहला, तीसरा और चौथा। जो चनहूदड़ों की खोज एनजी मजूमदार ने की थी। मोहनजोदड़ो की व्याख्या मृतकों के टीलों के रूप में होती, बिल्कुल सही है। और मजूमदार ने इसकी जो खोज की थी चनहूदड़ों की 1931 में की थी। ठीक है, और ये जो आपका मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, राखी गढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में की गई थी, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, राखी गढ़ी की अगर बात करें तो ये आपका हरियाणा में हो जाता है, और इसको जो सूरजभान ने 1969 में इसकी खोज की थी। किसने की थी? सूरजभान ने। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा है कि नीचे दिए गए वाक्यांश को दिए गए एक अभिकथन तथा दूसरा कारण के हिसाब से है कि अभिकथन लिखा है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अवधि के दौरान कई बाजार सुधार प्रस्तुत किए थे। कारण लिखा है उसे बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने की आवश्यकता थी। देखते हैं तो 62 का यहाँ पे आपका ए है। ए इज राइट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ए वो अभिकथन जो मतलब एक ही आर व्याख्या भी कर रहा है, वो दोनों सही भी है। क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था, तो उसी टाइम पे उन्होंने
एक शक्तिशाली शासन तो था इनका, और इनके जो चाचा और ससुर हम दोनों बोल सकते हैं, जलाउद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद अपनी वो दिल्ली की सुल्तान गद्दी पर बैठा था। ठीक, बहुत सारा इसका है एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 63 को देखते हैं। 63 में लिखा है कि आपका हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे रही है। तो किस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो बी वाला सही हो जाएगा, मतलब $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश है जो निर्यात को बढ़ावा इस टाइम पे दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवा में उज्जवल भारत, कौन सा, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य उत्सव का आयोजन किया है। तो 64 का ए हो जाएगा, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, तो ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ये उत्सव वर्ष पर्व का आयोजन किया गया। लगभग इसको 2047 के तहत देश पर जो बिजली महोत्सव मनाए जा रहे हैं, तो इस टाइप से 2000 मतलब एक टारगेट है कि उस टाइम तक हम बिजली से। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखी गई। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक का नाम बताना। 65 का डी हो जाएगा, आनंद मठ है। सभी को पता है कि आनंद मठ जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक अर्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। तो सन्यासी विद्रोह की थोड़ी सी बात कर दे तो कब हुआ था, 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 66। 66 में लिखा है, राजा राममोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो बताना। लिखा हुआ है, भारतीय वैदिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। उनकी पहली प्रकाशित कृति जीवन चरित थी। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति की दिशा में कार्य किया था। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। तो यहाँ पे ए वाला सही, मतलब तीसरा और चौथा दोनों सही हो जाएंगे कि उन्होंने महिलाओं की मुक्ति की दिशा में कार्य किया, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए में जो दिया गया आपका 3 और 4 दोनों सही होंगे। ये राजा राम मोहन राय के संदर्भ में विचार थे। चलिए 63 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सॉरी 67। 67 में लिखा है कि जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने की स्वीकृति दी। किसको, यूरो को अपनी मुद्रा अपनाने के रूप में किसने स्वीकृति, तो क्रोएशिया में दिया। किसने दिया, ये क्रोएशिया ना, ये क्रोएशिया कोना की जगह यूरो एकल मुद्रा को अपनाने के लिए क्रोएशिया को अंतिम मजदूरी दी गई है, मजदूरी नहीं। 68 क्वेश्चन नंबर लिखा है, वर्ष 2021-22 में कृषि जनगणना का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। जो कृषि जनगणना का कौन सा संस्करण था 21-22 का पूछा गया, तो 11वां संस्करण था। जुलाई 2022 में शुरू की गई थी। कृषि जनगणना योजना लागू कर रहे हैं, मतलब 5 वर्ष में आयोजित होती है। उस 1970 से 71 से केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री एक कृषि जनगणना योजना लागू कर रहे हैं। जनगणना का 10वां जो संस्करण संदर्भ था वो 15-16 के साथ, तो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 5 साल में आता, अभी तो जाके 25-26 में आएगा, 26-27 में आएगा, है ना। तो 10वां संस्करण 15-16 में था और 11वां संस्करण आपका 21-22 में होगा। क्वेश्चन नंबर 69। 69 में लिखा है कि प्राचीन भारतीय साहित्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो प्राचीन जो भारतीय संदर्भ साहित्य उनके बारे में बताना। तो यहाँ पे एक भी आपके सही नहीं, क्योंकि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। डी का मतलब कोई भी नहीं, क्योंकि जो तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम सत्यनार द्वारा रचित था, नहीं, जो तमिल महाकाव्य था वो आपका शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो आदिगल्स नामक कवि की रचना थी। किसकी थी, आदिगल्स नामक कवि की रचना थी, इलांगो। तो इस वजह से ये गलत होगा। दूसरा लिखा था, पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित देवता के बारे में ही वर्णन है। तो ऐसा नहीं कि जो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, तो यहाँ पे अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिनसे सबों ने सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने के लिए अनुमति नहीं थी।
तो वे भी इसे सुन सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में लिखा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी, क्या कौन सा, गुलरुखी उपनाम अपनाया था? तो कौन से शासक थे जिसने गुलरुखी उपनाम अपनाया था? तो 70 का डी हो जाएगा यहाँ पे, सिकंदर ने गुलरुखी उपनाम अपनाया था। सिकंदर का कार्यकाल की बात करें तो 1489 से लेके 1517 तक का इसका कार्यकाल था। और उसने जो पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी भी चलाई थी, तो ढेर सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। 71 में लिखा है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ तो कौन से तीसरे मंडल में, कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और अगर हम इनकी बात सूक्तियों की बात करें तो 1028 सूक्ति और 10,552 श्लोक हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसे विश्वामित्र ने लिखा था, यह भगवान सूर्य के लिए है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 72, पुस्तक दिए गए, लेखक दिए गए, तो कौन कौन से सही है वो बताने में। 72 में तो लिखा है कि किताब उल रहला, ये किससे रिलेटेड है? किताब उल रहला, ये सही है, पहला इब्न बतूता की हो जाएगी। तुगलकनामा अमीर खुसरो, तो तुगलकनामा वो अमीर खुसरो की मतलब दूसरा मैच नहीं है। फिर सायनामा की बात करें, सायनामा फिरदौसी की, ये बिल्कुल सही है, पहला हो गया सही, तीसरा सही हो गया, तो पहला तीसरा ही सही, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। बकाया तहकीक हिंद, किसकी तहकीक हिंद, अलबरूनी की है, और वो यहाँ पे गलत दिया गया। चचनामा अबू बकर की है, फतवा ये जहांदारी जियाउद्दीन बरनी की है। तो इस टाइप से सारी चीजें ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, बकाया आपके गलत थे। तुगलकनामा अमीर खुसरो की थी और यहाँ पे गलत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने किलों को ध्यान रखना, किलों को विकसित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। तो वह 31 मतलब 31 बुंदेलखंड क्षेत्र में किलों को विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। तो जो जितने भी प्राचीन जो किले हैं उनको पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 31 किलों को चुना गया, जिसको वो विकसित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। 74 में क्या है कि लिखा है कि भारत के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के 14वें राष्ट्रपति और पहले आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। देखते हैं, उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा को कुल मतों का 64.03% से जीत कर हराया। तो ऑप्शन यहाँ पे केवल सी वाला सही है, सी का मतलब यहाँ पे केवल दूसरा सही है। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार जो श्री यशवंत सिन्हा थे जो कांग्रेस पार्टी से, तो उन्हें 64.03% मतलब इतने वोटों से ये जीती, तो बकाया से वो इतने वोटों से वो हार गए बोल। तो अब बात करें तो संविधान में जो राष्ट्रपति की जो उल्लेख है वो आर्टिकल 52 में है, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये पहली आदिवासी महिला तो हैं, और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अगर बात करें तो 15वें राष्ट्रपति के रूप में, 14वें नहीं 15वें राष्ट्रपति बनी है ये। महिला के रूप में करेंगे तो दूसरी महिला बनी, क्योंकि इसके पहले श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। 75 में लिखा है कि आदिवासी विद्रोह मतलब विप्लव लिखा है, वर्ष लिखा है, तो इसको बताना है कौन सा कब हुआ था। ए में लिखा है आपका कोल विद्रोह की बात करें तो बिल्कुल सही है, एक ही होगा, 1831 में ही था। दूसरा लिखा है आपका खरवार विद्रोह, तो खरवार विद्रोह आपका हुआ था 1870 में। कब हुआ था? 1870 में। तो यहाँ से इस हिसाब से देखें तो पहले का ओ बी का तीसरा, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। फिर संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह आपका क्या हुआ था? ये दूसरा हो जाएगा, 1855 में हुआ था। चुहार विद्रोह 1776 में। तो इस टाइप से आपके हो जाएंगे कोल विद्रोह 1831, खरवार विद्रोह 1870,
संताल विद्रोह 1855, चुआर विद्रोह 1776। ऑप्शन ए इज राइट था क्वेश्चन नंबर 75 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। 76 में लिखा है सामाजिक आर्थिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। दो कथन दिए गए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? घासीदास द्वारा की गई थी, वो कह रहा है। और दूसरे में लिखा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो 76 का बी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। क्योंकि जो सतनामी आंदोलन, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, बिल्कुल सही है। और इन सभी समाजों की स्थापना उन नेताओं ने की थी जो गैर ब्राह्मण थे। मतलब ज्योतिबा फूले की बात करें तो उच्च जाति की ये वर्चस्व और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। और यहीं पे इन्होंने 1873 में सत्यशोधक जो समाज की स्थापना की थी, तो वो आपकी ज्योतिबा फूले ही थे। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में लिखा है भारत के निम्नलिखित में से कौन से दो स्थल 2022 के विश्व धरोहर विश्व सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में रहे हैं। तो विश्व सर्वश्रेष्ठ स्थल की सूची में आपके केरल और अहमदाबाद रहा है। जो अब इसके जो टाइम पत्र का है उसने बताया कि जो मतलब 2022 के जो विश्व के महानतम स्थलों की सूची में 50 असाधारण स्थलों के बीच केरल और अहमदाबाद को भी चुना गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा है कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये बताना है। तो 4 कथन दिए गए और गर्भ का चिकित्सीय समापन में अधिनियम बताना है। तो इसमें से कौन कौन से सही है वो हमें बताने। ऑप्शन बी यहाँ पे मतलब सही है, मतलब दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा और चौथा कि भ्रूण क्या लिखा है, भ्रूण असमानताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है। दूसरा लिखा है कि यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों मतलब एसडीजीज जो 3 और 5 को पूरा करने में मदद करता है। जो एसडीजीज आपके 17 है उसी में से तीसरा और 5वां को ये कवर करता है। तो इस वजह से आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जिसमें दूसरा और चौथा आपका सही लिखा है। कौन सा लिखा है? दूसरा और चौथा बड़ा था, इस वजह से उसको हमने नहीं दिखाया, तो आपका दूसरा और चौथा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। 79 में लिखा है कि संगम काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है बताना। किसके कौन से काल में? संगम काल के बारे में। तो लिखा है इसमें कि जो तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है। कौन सा? जो तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है। इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी। 79 में ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों सही है कि ये आपके जो तोलकाप्पियम है वो तमिलनाडु का व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है, बिल्कुल सही है। इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की भी अनुमति थी। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा कि दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 2 कथन दिए गए, दोनों सही है या नहीं है। भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बताना। लिखा है कि मध्य एशिया से आए संकों को मलेच्छ कहा जाता था। संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए बड़े शब्द का उपयोग किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्या सही है कि यहाँ पे जो मध्य एशिया से आए संकों को मलेच्छ कहा जाता था और संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए एक बड़े शब्द का प्रयोग किया था। बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि जो शक संबंध की बात कर रहे हैं, जो शक जो मध्य एशिया से भारत आए थे, शक के बारे में बताया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। 81 में क्या लिखा है? लिखा है ऋग्वेद काल के दौरान तच शब्द संदर्भित करता है। तो तच जो शब्द है किसको संदर्भित करता है? तो ये आपको बढ़ई को बताता है। ऋग्वेदिक काल में तच नाम से बढ़ई को संदर्भित किया गया था। जैसे कर्मा लिखा था तो ये धातु कर्मी वाले लोग, मतलब तच को बढ़ई ना अर्थ निकल रहा था। कर्मा शब्द आ जाएगा तो धातु कर्मी के लिए हो जाएगा ना। बैकनाट आपका जो साहूकार के लिए बोला जाता था, आरित्री नाविक के लिए बोला जाता है। इस टाइप के आपका ऑप्शन बीच राइट है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। 82 में क्या है? लिखा है अभिकथन दिया गया, कारण दिया गया, कौन कौन सा सही है वो बताने। लिखा है कि कई राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कारण है इसका कि
अकबर की राजपूत नीति व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पे 82 का आपका ए हो जाएगा। ए में लिखा है कि ए और बी दोनों सही है, और आर है जो ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। क्योंकि अकबर के कार्यकाल की बात करें तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका कार्यकाल चला था, और इन्होंने राजपूत नीति व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता भी अपनाई थी, और राजपूत शासकों के ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएंगे। और भी चीजें अकबर के बारे में ढेर सारी थी, तीर्थ यात्रा कर ये सब माफ किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये बताना। 83 का सी उत्तर प्रदेश में ही है। जो हिरासत में रहते हुए लोगों की मौत हो जाती तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, लगभग 451 मौतें हुई थी 2020-21 में। ठीक है, और अगर हम 2020 से 22 तक की बात करें तो 995 मौतें हुई यहाँ पे। तो मतलब क्या है कि व्यवस्था डिस्टर्ब है ना, हिरासत में कैसे कैसे की मौत हो रही। मिस्र ने किस भारतीय कंपनी के साथ सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र, कौन सा सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन कारखाने का निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन मतलब एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश के साथ किए? तो वो रीन्यू पावर के साथ किया था। किसके साथ? रीन्यू पावर के साथ इसने समझौता किया था। लगभग इसमें 2,20,000 टन वार्षिक उत्पादन की क्षमता होने की उम्मीद थी, जो हरित हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 85 पे हम लोग पहुंच गए। चलिए देखते हैं 85 में क्या। 85 में लिखा, निम्नलिखित में किस स्थान पर खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? बता दी भाई, खान बहादुर ये सबको पता है, बरेली से खान बहादुर थे ना, रोहिलखंड या बरेली हम कुछ भी बोल सकते हैं। 1857 की क्रोधी का यहाँ पे, ठीक है, इसलिए उसने लगभग 40,000 सैनिकों की एक सेना संगठित भी की थी। दिल्ली से बात करेंगे तो जनरल वक्त खान थे, कानपुर से नाना साहब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, है ना, बिहार से कुंवर सिंह हो गए थे, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मी, बागपत से शाहजहां साहेब महल, इलाहाबाद से लियाकत अली थे। तो ये सब लोगों ने नेतृत्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। वर्ष 1937 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया था? तो 1937 में जब सत्ता में कांग्रेस आई थी तो उन्होंने क्या बदलाव किए थे वो बताना। 86 का ए हो जाएगा, प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया था। तो सबसे पहले जो प्रेस पे प्रतिबंध लगाया था तो यही हटाया गया था। ठीक है, वो कुछ नागरिक सुविधाएं भी दी गई थी, जिसमें से आपका जो आपातकालीन अधिकार देने वाले कानून को निरस्त कर दिया गया था ना। हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग जैसे अवैध संगठनों और कुछ किताबों पर, पत्रिकाओं पर जो प्रतिबंध लगे थे उन सबको हटा दिया था। प्रेस से प्रतिबंध तो हटाया ही था, अखबारों को ब्लैक लिस्ट काली सूची से भी बाहर कर दिया गया था। जितने भी हथियार जब्त किए गए थे उनके लाइसेंस को बहाल कर दिया गया था ना। पुलिस की शक्तियों पर अंकुश लगा दिया गया, और सीआईडी ने राजनेताओं का पीछा करना बंद कर दिया था। राजनीतिक कैदियों और क्रांतिकारियों को रिहा भी कर दिया गया था। इसी में भगत सिंह भी थे, तो थोड़ा सा कहा जाता है कि भगत सिंह को भी रिहा कर सकते थे। तथा निर्वासन से एवं नजरबंदी के आदेश पर रद्द कर दिए गए थे। बॉम्बे में सबना अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा जब्त की हुई भूमि को बहाल कर दिया गया था। सबना अवज्ञा आंदोलन से जुड़े अधिकारियों को पेंशन से बहाल कर दिया था। समाज कल्याण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं थी, है ना। तो ये आपका था ऑप्शन ए, जिससे हमसे पूछा गया वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। NIRF रैंकिंग 2022 कौन सा? देखो 22 के आंकड़े तो देखना ही आपको। NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार किस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें से किसको मिला? IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिला। इसकी रैंकिंग 87.59 अंकों के साथ ही पहला स्थान पर हासिल किया है। फिर दूसरे पे आपका बॉम्बे आ जाता है ना, तीसरे पे आपका आ जाएगा बेंगलुरु। इस टाइप से रैंकिंग में ही रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 में लिखा, निम्नलिखित में से किसने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, कौन सा? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की थी? तो 88 का बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने ये आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज 2022 ये किया था। ठीक है, 89 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 89 में क्या? 89 में लिखा, निम्नलिखित में से किस भाषा लिपि में अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण किए गए? तो बताना है क्या प्राकृतिक भाषा में थे? बिल्कुल सही है, प्राकृत में तो थे ही, है ना, एक तो बिल्कुल सही है। दूसरा ब्राह्मी में भी थे, तो चौथा भी होना चाहिए। 1 और 4 जहाँ पे सही है तो ऑप्शन डी दिख रहा है हमें तो ना। और बकाया तीसरा ये आपको
आरमाइक हो जाएगा। लेकिन जब हमें दो मिल गए तो अपने आप आरमाइक वाला तो सही हो जाएगा, क्योंकि आरमाइक अगर नहीं सुना भी होगा तो कंफ्यूज मत होना। तो पहला हो जाएगा प्राकृत, और आरमाइक और ब्राह्मी तीन भाषा में अशोक के अभिलेख मिले होते हैं। ठीक है। तो आपका कौन कौन सा था? प्राकृत था, आरमाइक था और ब्राह्मी था, संस्कृत में नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90 में लिखा है सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? 4 कथन दिए गए, इसमें बताना कौन कौन से सही है कौन से नहीं है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, तो मतलब 2 और 4 सही है। यहाँ पे लिखा है इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के जो विस्तृत तरीके को विकसित किए थे। सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाहों या धर्मशालाओं में किया था। तो ऑप्शन 2 और 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। 91 में लिखा है ऋग्वैदिक काल के बारे में लिखा है, ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है कौन सा नहीं, वो बताना है। ठीक है, 91 में ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए गए। ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति में एकस्वरवादी था। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया। तो 91 का सी राइट हो जाएगा। केवल दूसरा वाला यहाँ पे सही है कि ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया, लेकिन ऋग्वेद में कोई एकस्वरवादी की कोई बात नहीं थी ना। तो क्योंकि वहां पे बहुउद्देश्यवादी की बात हुई थी, एकस्वरवादी की नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। 92 में लिखा है निर्माता और इमारत दी गई है, कौन सी इमारत को किसने निर्माण कराया, उस हिसाब से आपको बताना 92 में। चलिए देखते हैं 92 में लिखा है कि अकबर ने क्या बनवाया था, शाहजहां ने क्या, जहांगीर ने क्या। जो सबसे पहले आ रहा है वो देख लो, है ना। कौन सा आ रहा कि आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो भैया आगरे का किले की बात करें तो ये आपका अकबर ने ही कराया था। कहाँ गया आगरे का किला? अच्छा, इसमें नहीं है। ठीक है, जहांगीर से देख लो, जहांगीर ने क्या बनवाया था। जहांगीर ने जो लाहौर में मोती मस्जिद थी वो बनवाई थी। तो मोती मस्जिद ये हो जाएगी, जहांगीर के द्वारा बनवाई गई थी। औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब ने क्या, लाहौर में बादशाही मस्जिद थी, तो बादशाही मस्जिद लाहौर की ये औरंगजेब ने बनवाई थी। तो हम यहाँ से देख लेंगे डी का दूसरा जहाँ पे है वो सही हो जाएगा। डी का दूसरा 2 है, और जहांगीर वाला मोती मस्जिद मतलब बी का पहला कहाँ पे, तो बी का पहला भी देखना है। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी इज राइट। तो अकबर की बात करें तो अकबर आपका हो गया था, जहांगीर महल है ना वही आगरा में, तो आगरा के किले में जो जहांगीर महल था वो अकबर ने बनवाया था। और उसके बाद आपका जहांगीर ने क्या, मोती मस्जिद का निर्माण लाहौर में करवाया था। शाहजहां ने आपका लाहौर में शालीमार, शालीमार कहाँ गया, ये नीचे वाला शालीमार हो जाएगा। और औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब ने आपका बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? ये लाहौर में ही करवाया था। मोस्टली सारी चीज़ें लाहौर में है, केवल एक आगरा को छोड़ के अकबर वाला सब लाहौर में थी आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। तो 93 में लिखा है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए राशि को 1100 से बढ़ाकर 1200 करने का निर्णय लिया है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से बच्चों के माता पिता को दी जाएगी। तो 93 का यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। लगभग यहाँ पे जो 1100 था फिर 1200 कर दिया गया, और ये उत्तर प्रदेश मतलब एक टाइप से बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। लिखा है G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सी दिया गया है। सी मतलब यहाँ पे ऑप्शन दूसरा अकेला सही होगा। G20 के संदर्भ में G20 के लिए अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया था। 100% ये चीज़ सही है कि अमिताभ शेरपा को किया गया था। और पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि G20 उसमें लिखा है कि इसको वित्त केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि की बैठक भारत की अध्यक्षता वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। नहीं, ये बेंगलुरु में की गई थी। कहाँ पे? कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। वो 13 दिसंबर से 14 दिसंबर 2022 के में। ठीक है, और इसके शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत को पीयूष गोयल की जगह G20 के भारत के शेरपा नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा किसकी जगह, तो पीयूष गोयल की जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 95 में लिखा है कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? तो ये की थी उन्होंने 1814 में है। इनको हम भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी कहते हैं, अग्रदूत भी कहते हैं, पायनियर भी कहते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने 1814 में ही आपके आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1809 में एक किशोरवादियों का उपहार नामक पुस्तक लिखी थी। बंगाली में 2 वेदों और 5 उपनिषदों का भी अनुवाद किया था। ठीक है। कलकत्ता में जी आत्मीय सभा तथा सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना भी इन्होंने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 में क्या होता है आपका। 96 में लिखा है वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको लगा कि त्रिपुरी अधिवेशन था गांधी जी से जैसे रिलेटेड चीज, लेकिन यहाँ पे मेडिकल मिशन कहाँ भेजा गया था? तो भाई उस टाइम पे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चल रहा था, तो इन्होंने चीन में ही भेजा था मेडिकल मिशन। कहाँ पे भेजा था? चीन में, 1939 में। इस शस्त्र के दौरान गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो वैचारिक मतभेद हुए थे, इसके बाद इसको कांग्रेस वो आपके सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, सारी चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। 97 में लिखा है एक तहसील एक उत्पाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह भारत सरकार की एक पहल है। नहीं, ये भारत सरकार के तो नहीं, ये पहला ही गलत हो गया ना। उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है, तो ये दूसरा सही है। मतलब यहाँ पे हम ऑप्शन सी अकेला हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की जब ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सक्सेस हो गया तो फिर उन्होंने एक तहसील और एक उत्पाद के हिसाब से इस चीज को बढ़ावा देने के लिए बात की गई थी। तो ऑप्शन केवल यहाँ पे दूसरा वाला सही रहेगा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। चलिए 98 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 98 में लिखा है निम्नलिखित में किस स्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR, कौन सा ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 को मिला है? तो ये किसको मिला? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को ये दिया गया। ठीक है। कौन सा पुरस्कार? सरदार पटेल उत्कृष्ट से संस्थान पुरस्कार दे देगा। ठीक है। तो ये किसको नार मतलब ये आपका जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, नेशनल एग्रीकल्चर एसोसिएशन रिसर्च मैनेजमेंट को ये दिया गया था। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लगभग आपके 1 लाख की वो धनराशि दी जाती है। 99 क्वेश्चन नंबर है। पूरा पाषाण स्थल दिए गए, स्थान दिए गए। चलिए बताना है आपको कौन से क्या है। तो 99 में देखते हैं क्या लिखा है। जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है, कौन सा नहीं है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। आलमगढ़ की पहाड़ियाँ नर्मदा घाटी में, ये भी मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है ना। पोटबार का पठार जो आपका दक्षिण भारत में नहीं है ना, लेकिन कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही लिखा है। तो हमें देखना है पोटबार वाला। तो पोटबार का जो पोटबार का पठार जो आपका दक्षिण भारत में नहीं है, कहाँ पे? ये उत्तर पश्चिम भारत में, और सोन घाटी और पोटबार का पठार है। ठीक है। तो उत्तर भारत में हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच गए हम लोग। इसके बाद 50 क्वेश्चन और हैं। तो 100 में लिखा है कि आपका मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन है? सही कथन नहीं है वो बताने में। लिखा है मुगल दरबार से के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था। क्या लिखा था? मुगल जो दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी। तो मुगल भारत की जो सभी जितनी भी पुस्तकें थी पांडुलिपियों के रूप में थी। क्या ये दोनों सही है या नहीं है? तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सिंपल सा दिख रहा है कि सभी पुस्तकें तो नहीं थी, फारसी में उर्दू में ढेर सारी थी, लेकिन पांडुलिपियों में कोई नहीं थी। इस वजह से मुगल दरबारी इतिहासकार फारसी भाषा में लिखे गए थे। यहाँ पांडुलिपियों में सारी चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। तो दूसरा गलत है, पहला सही इसमें। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भैया बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से नहीं दिया गया। ध्यान देना, गलत मत कर देना। नहीं, बिहार देख के चले जाओ। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में दिया था। कहाँ पे दिया था? वाराणसी के सारनाथ में। तो इस वजह से यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि है। और उन्होंने जो अपने 4 सिद्धांत भी दिए थे, दुख का जो सत्य है, दुख की उत्पत्ति का सत्य समुदाय, दुख की संपत्ति का सत्य निरोध, दुख की समाप्ति के लिए सत्य का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जिसको कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। सॉरी 102 है ना। तो 102 में लिखा है कि अभिकथन दिए गए और कारण त्रिपक्षीय संघर्ष चालुक्यों, सातवाहनों और पालों के मध्य हुआ था। तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था चालुक्यों और सातवाहनों और पालों के मध्य हुआ था, क्या ये सही है?
नहीं, ये तो राष्ट्रकूट और आपके गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश उनके बीच हुआ था, तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया ना। कन्नौज शहर इस शक्ति का प्रतीक था। हम कन्नौज शहर को मान सकते हैं, लेकिन वो वाला आपका पहला वाला गलत था बिल्कुल से, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे कन्नौज शक्ति तो था, लेकिन वो ऊपर वाला आपको बिल्कुल से गलत था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 103 देखते हैं। 103 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू हुई थी। देखो भैया डेट भी पूछ रहा है, तो पूछ देगा क्या करोगे, तो 27 जुलाई 2022 को ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। वन 104 में लिखा है कि मिशन कुशल कर्मी, कौन सा मिशन कुशल कर्मी के संदर्भ में दो कथन दिए गए, क्या दोनों सही है या नहीं है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा लिखा है योजना के तहत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन एक भी सही नहीं है, दोनों गलत दिए गए। और उसने सही पूछा था क्योंकि मिशन जो कुशल कर्मी दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, जो निर्माण कार्यों में काम करने वाले श्रमिकों के कौशल का उन्नयन करना था। तो इस वजह से आपका वो भी गलत हो जाएंगे दोनों। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं, क्या लिखा है। अध्यक्ष देखे गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ पे किसने अध्यक्षता की थी उसको देखना है। जो आ रहा है सबसे पहले उसको देख लो। जारजीवलो दिया गया, सीधा पहुंच जाओ इलाहाबाद, है ना, प्रयागराज, जारजीवले बस। तो जहाँ पे हमें पहले का चौथा दिख जाएगा वो सही, पहले का चौथा। तो इसमें से अभी जैसे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो पहले का चौथा आपका कहाँ पे, ऑप्शन डी में बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी पहले का चौथा हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा। रमेश चंद्र दत्त लखनऊ की अध्यक्षता की थी इन्होंने। ओके, फिर तीसरे का तीसरा हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले वाराणसी, सरोजिनी नायडू कानपुर चले जाएंगे, तो पता ही था कानपुर वाला भी। तो जारजीलो क्या हो गया, इन्होंने इलाहाबाद की जो अध्यक्षता की थी 1888 में की थी। फिर उमेश चंद बनर्जी इलाहाबाद में 1892 में आए थे। रमेश चंद दत्त लखनऊ आए है ना 1899 में। फिर इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले वाराणसी में 1905 में। विलियम बेडरवन इलाहाबाद में 1910 में। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ 1916, है ना, वही हिंदू मुस्लिम एकता वाला। सरोजिनी नायडू कानपुर 1925। पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ 1936। जेबी कृपलानी मेरठ 1946, मतलब देश की आज़ादी तक लास्ट में जेबी कृपलानी बनी रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। लिखा है नीचे दिए गए कथन, मतलब परिवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली दो भाई हैं भैया, कौन कौन से, हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने वाले के रूप में जाना जाता है। हाँ, वही अली बंधु हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षता पूर्वक प्रशासन नहीं किया जा सकता था। तो इसमें कौन से कथन दोनों सही है कौन से नहीं है वो हमें बताना है, जो स्टेटमेंट दिए गए। तो यहाँ पे ए तथा आर दोनों सही है, परंतु इनकी व्याख्या सही नहीं हो रही, है ना। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों सही है, मतलब परिवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने वालों के रूप में जाना जाता है, जैसे अली बंधु कहा गया था। बिल्कुल सिंपल है। मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षता पूर्वक प्रशासन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, 100% दोनों चीज सही है, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और निर्यात संवर्धन, कौन सा, एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग ने निम्नलिखित में किस प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू हस्ताक्षर किए। तो ये हो जाएगा आपका कू। तो जो 27 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु जो मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग को माइक्रो व्लॉगिंग ऐप कू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, जिसमें मोस्टली आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, ये सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। खादी और ग्रामोद्योग, जिसको हम KVIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये बताना। सिंपल सा क्वेश्चन, मनोज कुमार जी इसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया था। ठीक है, किसका लिया था, विनय कुमार सक्सेना का। ये भी पिछला पूछ देता है किसके स्थान पे आए। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 109 का बताना, तो ए यहाँ पे सही है, मतलब कह रहा है कि केवल पहला वाला सही होगा कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच व्यापार हेतु लोथल एक विक्रय केंद्र था। बिल्कुल से
लोथल एक विक्रय केंद्र था, है ना। और लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में, ये समकालीन पाकिस्तान और पश्चिम भारत में फली फूली कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है वो बताने 4 ऑप्शन दिए गए आपको, सॉरी 2 दिए गए और बताना कौन कौन सा सही है। किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते थे। 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित। भाई ये दोनों बिल्कुल से गलत है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे कि दोनों गलत है अपने, क्योंकि मनसब रखने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता है ना, जिसका अर्थ एक पद या रैंक धारण करने का था, और यह मुगल द्वारा निम्नलिखित मतलब निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थे। एक रैंक थी, वेतन था, मतलब सैन्य अधिकारी हुए। पद और वेतन का जो निर्धारण था जात की संख्या पर निर्भर था। बिल्कुल गलत है बात है यहाँ पे, स्वतंत्र होते थे, नहीं जात पर निर्भर था, इस वजह से गलत हो गया। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111। मिली पन्नो, मिलिंद पन्नो। तो मिलिंद पन्ने के बारे में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है कि लेखक कौन थे। तो भैया इसके लेखक जो नागसेन थे, एक राइटर का हमेशा नाम पूछ दिया जाता है, तो यहाँ पे मिलिंद पन्नो के राइटर नागसेन थे। क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। उत्पल वंश का तो अवंती वर्मन थे, ये आप अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री में तो अवंती वर्मन मिलेगा आपको उत्पल वंश के संस्थापक के रूप में। 113 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 113 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 4 दिए गए, कौन से सही है कौन से नहीं है। तो एक और चौथा दूसरा, देखो इसको इसलिए देख के बता देते कि वो नीचे आंसर देगा। तो पहला और तीसरा दोनों सही है। इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया था। सिंपल सा। दूसरा लिखा, निर्मित रोड मैप के तहत प्रदेश में 5 वर्ष के भीतर 10 लाख से अधिक नए आजीविका क्लस्टर बनेंगे। तो इनका ये सब उद्देश्य था। लगभग इसमें 66 लाख महिलाओं को जो समूह में जोड़ा गया था रोजगार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो इसमें 95 लाख दिया ना ऑप्शन बी दूसरे नंबर पर, इस वजह से वो गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। तिथि दिया गया, दिवस बताना है कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो लिखा है इसमें, जो आ रहा पहले वो देख लो। 8 मार्च को महिला दिवस वाला देख लीजिए, महिला दिवस तीसरा हो जाएगा। तो तीसरे का तीसरा कहाँ पे, सी में, है ना। तो 2 में दिख रहा है, मैं अभी ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कहाँ है, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये हो जाएगा आपका ए का दूसरा दोनों में और दिख रहा है। और देखते हैं 7 जुलाई को भी, ये बता दिए 7 जुलाई को क्या होता है। तो 7 जुलाई को आपका वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जाता है ना। तो ये हो जाएगा पहला, डी का पहला ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। और एक जो बचा आपका 27 सितंबर, तो ये विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी कारण से आपका जो 28 फरवरी का हो गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 27 सितंबर की बात करेंगे तो विश्व पर्यटन दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 7 जुलाई को आपको वैश्विक क्षमा दिवस हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। निम्नलिखित किस किसान आंदोलनों पर विचार कीजिए, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित भी करना है। 4 आंदोलन दिए गए किसानों वाले, तो बताना सबसे पहले कौन सा चला था। तो इसमें लिखा है आपका ऑप्शन सी वाला सही है, मतलब तीसरा चौथा पहला दूसरा। तो तीसरा हो जाएगा आपका, चौथा दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, फिर ये चौथे नंबर पे। मतलब बात करें तो सबसे पहले आपका जो था कौन सा था, उत्तर प्रदेश किसान सभा हुई थी। कब हुई थी, इसके जो संस्थापक थे गौरी शंकर मिश्र थे और इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, इन 1918 में उन्होंने 1918 में इनकी स्थापना की थी। फिर अवध किसान सभा आई आपके, तो अवध किसान सभा कब बाबा रामचंद्र ने 1920 में की थी। एका आंदोलन मदारी पासी ने 1921 में। अखिल भारतीय किसान सभा
लखनऊ में, जिसको स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा और इंदुलाल यामिक द्वारा की गई थी 1936 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 16 में लिखा है, आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं बताने। 2 कथन दिए गए, कौन कौन से सही है इसमें, तो वो मैं बताने। डिस्प्ले हिल रही है। 16 का तो 2 कथन दिए गए। महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिक का समर्थन किया था। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करने थे। मतलब कह रहा है जवाहरलाल नेहरू थे, वो आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। तो 16 का डी हो जाएगा, ना पहला सही है ना दूसरा सही है, क्योंकि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू आधुनिक धर्म, ईश्वर राज और औद्योगिकरण के प्रति स्वभाव और दृष्टिकोण में भिन्न थे। दोनों के अलग अलग विचारधारा थे। नेहरू समाज के उत्थान और सुधार के लिए आधुनिक राज्य की शक्तियों में विश्वास करते थे, और वहां कह रहे कि नहीं करते थे, तो गलत होगा। दोनों अहिंसा और सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप को भी विश्वास करते थे, तो इस वजह से गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या लिखा है। 17 में लिखा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ इन्होंने समझौता किया है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए। किसके साथ किया, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला क्षेत्र से, जिसके जो वर्तमान में निदेशक आपके डॉक्टर लवकुश द्विवेदी हैं, और इसके जो कहाँ पे, ये नई दिल्ली में स्थापित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्लास्टिक तिथि बताइए भाई, 3 जुलाई को मनाया जाता है ना। तो ये 3 महीने मतलब जुलाई महीने की 3 तारीख को मनाया जाता है, मतलब हम 3 जुलाई बोल सकते हैं सीधा सा। बौद्ध परिषदों से संबंधित निम्नलिखित स्थलों को कालमन कर हमें व्यवस्थित करना है। जितने भी जो बौद्ध आपकी जो संगीतियाँ हुई थी उनको बताना है, जैसे राजगिरी में है ना, फिर पाटलिपुत्र, वैशाली, कश्मीर, तो कौन सी पहले हुई थी उसको देखना है। तो इसमें जो बौद्ध समिति की बात करें अगर हम, जैसे सीधे से अपने से डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि अगर प्रथम बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो ये 483 ईस्वी में सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी, है ना। तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, और शासक कौन था उस टाइम, अजातशत्रु था, हर्यक वंश का जो था। परिणाम क्या हुआ, आनंद और उपाली द्वारा क्रमशः सुक्त पिटक और विनय पिटक का आकलन किया गया था इसमें। तो ये राजगृह हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला सही है। कौन सा सही है, बी वाला। मतलब क्या है, पहला तो पहला रहेगा ही ये वाला, तो ये हो गया पहला। फिर उसके बाद आपका आता है तीसरा वाला पहले, दूसरे नंबर पे कौन सा आपका, द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी वैशाली में हुई थी ना। कहाँ पे हुई थी, वैशाली में, जो चुल्लभ वंश में। इसके अध्यक्ष कौन थे, साबक मीर थे। काला शोक का शासन था। वैशाली के भिक्षु संस्कारों में कुछ परिवर्तन चाहते थे। इसमें भिक्षुक संघ थेरवादी और महासंघिक में विभाजित हो गया था। फिर इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर पे पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में तृतीय संगीति हुई थी 250 ईस्वी में, जो अशोक राम विहार पाटलिपुत्र है। अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र। शासक कौन था, अशोक था। अभिधम पिटक का संकलन हुआ, विश्व के विभिन्न भागों में मिशनरियों को भेजने का निर्णय लिया गया। चौथा बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो वो कश्मीर में हुआ था 98 ईस्वी पूर्व, कुंडलवन कश्मीर। अध्यक्ष बसुमित, उपाध्यक्ष अश्वघोष था। कनेक्ट से आपका यहाँ पे राजा था उस टाइम पे कुषाण वंश का। और महाविवाह शास्त्र जो त्रिपिटक व संस्कृत त्रिपट्टी का संकलन किया। बौद्ध धर्म का हीनयान तथा महायान में विभाजन भी हो गया था इसी टाइम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 का, 120 में लिखा है कि हम्पी के संदर्भ में, देखो मोस्टली इसमें हिस्ट्री से सारे पार्ट को कवर किया गया है, थोड़ा थोड़ा करके किसी चीज को नहीं छोड़ा गया। तो हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन 2 दिए गए, दोनों सही है या नहीं है बताना है। हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, भाई ये तो पता है, लग भी रहा है सही है। महानवमी त्योहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे को जो महानवमी त्योहार है हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। और यही नगर की बात करें तो हम्पी आपका 1336 ईस्वी में लगभग विजयनगर साम्राज्य के केंद्र में स्थापित किया गया था इसको। क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं।
जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है ये बताना हमें। तो दो कथन दिए गए हैं। लिखा है कि जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है आत्मा। ये तो बिल्कुल राइट है। देखते हैं। अच्छा, आत्मा नहीं होता, विजेता होता है। गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी। नहीं भैया, ये भी दोनों गलत। तो हम यहाँ पे सॉरी, हाँ पहला गलत है, दूसरा वाला सही है। त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी। और जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से तो हुई, लेकिन जिसका अर्थ विजेता होता है, ना कि आत्मा होता है। क्या होता है? विजेता होता है। और जैन धर्म में जो कुल 24 तीर्थकर थे, है ना, और इस महावीर जो स्वामी थे वो 24वें ही तीर्थकर माने जाते हैं। उनकी माँ का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज से थी, तो माँ का नाम था त्रिशला और लिच्छवी गणराज से थी। ये चेतक की बहन थी। चलिए 122 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था भैया गढ़वाल वंश का? चंद्रदेव थे। कौन थे? चंद्रदेव गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। तो गढ़वाल वंश लगभग आपको 12वीं-13वीं शताब्दी में के टाइम पे था। परफॉर्मेंस ग्रेट इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट पीजीआईडी 2019-20 की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? उत्तर प्रदेश के मथुरा और औरैया जिले में स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में अग्रणी रहे। देखते हैं। इसे स्कूल और शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भाई जारी तो किया जाता है, बट सही है, लेकिन पहला वाला आपका सही, दूसरा वाला गलत है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और औरैया जिले स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में अग्रणी रहे थे, क्योंकि इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षण विभाग द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है। इस वजह से दूसरा वाला उत्तर प्रदेश वो गलत हो गया। सेंट्रल की चीजें रहती हैं आपकी। ये निम्नलिखित में से कौन भारत में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया? राज्य बोले या केंद्र शासित प्रदेश बन गया, कोई भी एक है। तो कौन सा बन गया? ये आपका उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ 13 एक्सप्रेसवे है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश तो नहीं लिखा है, तो इस वजह से कोई नहीं होगा। कौन कौन से, जैसे आप जो एक्सप्रेस वे देख सकते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे जो 165 किलोमीटर का है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 296 किलोमीटर। क्वेश्चन भी आ चुका है ये। तो ये कुल परिचालन एक्सप्रेस वे 1225 किलोमीटर का निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे है। और भी बनने, जैसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे 91 किलोमीटर का बनना है, गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर का बनना है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे 63 किलोमीटर बनना है, गाजियाबाद की करें बात तो गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेस 380 बनना है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस 519 बनना है, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस 210 किलोमीटर का, गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेस 117 किलोमीटर बनना है। ये सब निर्माणाधीन एक्सप्रेस की कुल लंबाई की बात करें तो 1974 किलोमीटर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का एक्सप्रेस था उसका उद्घाटन भी किया था। तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 125 को देखते हैं। लिखा कि अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? बताइए किसने की थी? तो मुगल काल का था वो सादत खान थे। कौन थे? शहादत खान थे, जो अवध के, जिसने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। कब की थी? 1722 ईस्वी की बात है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 को देखते हैं। निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित भी करना है। 126 की बात है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला दिया गया। बी में क्या? 1 3 2 4, तो मतलब एक पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पे एक आ जाएगा, फिर चौथे पे ये। तो हम बात करते हैं, तो इसको व्यवस्थित करना था। तो इलाहाबाद की संधि सबसे पहले हुई थी 1765 को, है ना। दो महत्वपूर्ण संधियां की थी कि अवध के नवाब और साथ दूसरी मुगल सम्राट आलम द्वितीय के साथ। दूसरा पे आते हैं, बात करते हैं तो जो मंगलौर की संधि थी तो ये आपकी लगभग 1784 ईस्वी में हुई थी। तीसरे की बात करते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। फिर आप चौथे नंबर पे अमृतसर की संधि की बात करेंगे, 1838 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 127 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, उसमें क्या दिया गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना
कौन सा? मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। तो 127 का बी हो जाएगा, पंचायती राज विभाग ने। किसने? पंचायती राज विभाग ने उत्तर प्रदेश में जो मातृभूमि योजना हेतु दिशा निर्देश जारी किया। मोस्टली इसमें क्या है, जो नागरिकों को ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में सीधे भागीदार बनाने के लिए इस टाइप की योजना चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 128 लिखा है, नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना क्या है? ये शुरुआत किसने की इसकी? तो हिमाचल प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे उन्होंने इसको शुरुआत की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। नीचे दिख रहा है कौन सा क्वेश्चन है, क्या लिखा है इसमें? लिखा है महाशिलाकंटक रथ मूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया। कहाँ पे? तो अजातशत्रु द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो महाशिलाकंटक और रथ मूसल नवीन जो सैन्य हथियार थे वो अजातशत्रु द्वारा इसको यूज किया गया था। और अजातशत्रु का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 492 ईस्वी से लेके 460 ईस्वी पूर्व तक था। इन्होंने 2 नवीन हथियार और भी जैसे थे, जो युद्ध इंजन, जो उन पत्थरों को जैसे गुलेल है ना, सामूहिक हत्या के लिए रथमूसल का इस्तेमाल किया गया था, ये सारी चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 2 दिए गए, दोनों सही हैं या गलत? लिखा है कि कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया। सी का मतलब केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला आपका सही नहीं, क्योंकि कॉर्निश जो औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी दाएं हाथ से, तो यहाँ क्या दिया गया? बाएं हाथ दिया गया, तो इस वजह से ये गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? दाएं होना चाहिए। दाएं हाथ की जो तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। बकाया दूसरा आपका तस्लीम का समर्पण से था, मतलब बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 दिया गया। अभिकथन दिया गया कारण है, मौर्य प्रशासन ने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया था। आई थिंक ये राइट होना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही बात है। प्रशासन की बात मौर्य काल में ही मिलती है ज्यादा। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य प्रशासन में उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तौसली और तक्षशिला जैसे कम से कम 4 प्रांत थे। तो आई थिंक ये दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ए सही, ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी कर रहे हैं। मौर्य प्रशासन सबसे उल्लेखनीय पहलू इसका प्रांतीय प्रशासन ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 को देखते हैं। 132 में लिखा है, चंदावार के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो चंदावार का युद्ध हुआ था उसके संदर्भ में बात करना है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। यह युद्ध गढ़वाल वंश का अंतिम युद्ध था। यह 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। तो जो किसके बीच में लड़ा गया था? तो यहाँ पे दोनों सही है। 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। कौन सा? चंदावर का युद्ध। और ये गढ़वाल वंश का अंतिम युद्ध भी था। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। सॉरी 133 जी। लिखा है, निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 दिया गया था? बताइए के लिए चुना गया था, किसे? तो ध्रुव सेन सिंह को चुना गया था। देखिए ये नहीं समझना कि 19 को, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें पूछ दी जाती हैं, इस वजह से आपको इग्नोर नहीं करना, इनको देख के चलना। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है? तो अगस्तमाला बायो रिजर्व के लिए आपके वो चैन कोरिंजी है। कौन सी? चैन कोरिंजी अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थापित ये स्थानिक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था? तो जो संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन की बात करें तो ये आपका मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था? तो मोतीलाल। और थोड़ा सा बात करें जो सूरत विभाजन हुआ था तो 1907 में मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जो उत्तर प्रदेश से थे, दोनों के बीच नरमपंथी और का समर्थन था।
वर्ष 1909 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में पुनः प्रांतीय कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन प्रारंभ भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। 136 में लिखा है कि आपका इंडियन नेशनल आर्मी INA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? यह भारतीय युद्धबंदियों मतलब POWs की एक सेना थी। INA की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी। आई थिंक यहाँ पे दोनों सही हो रहे हैं, क्योंकि आपने मॉडर्न हिस्ट्री का नेताजी के बारे में पढ़ा होगा, तो सारी चीज़ें, क्योंकि इंडियन नेशनल जो आर्मी का उदय भारतीय युद्धबंदियों जो जापान में बंद थे की सेना के रूप में किया गया था, और इसके जो मैन सैनिकाधिकारी थे आपके मोहन सिंह ही थे। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। लिखा है कि आपका उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से ऑनलाइन पोर्टल हैं? तो कौन से ऑनलाइन पोर्टल हैं यहाँ पे? 137 का बी हो जाएगा। बी मतलब 1 2 3 है ना, प्रज्ञान है, पहचान और पहुंच है, ये तीनों आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग के परिवर्तित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। 138 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें लिखा है कि हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खबरों में रहा था। तो ये किसके लिए खबरों में रहा था? तो ये हरियाणा से में है। कहाँ पे? हरियाणा में स्थित है, जिसको NDRI भी बोलते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि इसकी अभी 100वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, इस वजह से ये उसमें था आपका सुर्खियों में। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? भैया बता दीजिए। तैमूर का आक्रमण तो ये हुआ था नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। कब हुआ था? नसरुद्दीन जो महमूद थे उनके शासनकाल में ये यहाँ पे आक्रमण किया था इसने। चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? दो दिए गए। सूफी संतों की तीर्थ यात्रा जिसे हिजायत कहा जाता था, समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित थी। चिश्ती नगद और वस्तु के रूप में दान स्वीकार करते थे। तो इस पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि दोनों सही है, क्योंकि सूफी जो संतों की तीर्थ यात्रा जिसे हम जियारत कहा जाता था, समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित थी। चिश्ती नगद और वस्तु के रूप में दान स्वीकार करते थे। बिल्कुल सही, 100% दोनों चीजें यहाँ पे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो 41 में लिखा है कि आपका मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में, अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय से अवगत कराया। कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, दोनों सही है, क्योंकि अशोक के प्रशासन के में जो प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय से अवगत भी कराया था, और कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक जो मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा भी की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं। इसमें लिखा है अकबर की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कौन सी विजय पहले की थी? तो इनकी बात करें, इन्होंने जो मालवा पर विजय प्राप्त की थी, मतलब जो बाज बहादुर द्वारा, तो वो की थी 1560 से लेकर 62 तक। तो पहली मालवा हो जाएगा, जहाँ तीसरा दिया गया वो ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी इज राइट है। फिर इसके बाद बात करते हैं, ये चित्तौड़ पे आते हैं। तो चित्तौड़ पे ने राणा उदय सिंह पे विजय प्राप्त की थी 1568 में। तो फिर उसके बाद ये हल्दी घाटी पे आते हैं। हल्दी घाटी राणा प्रताप से विजय प्राप्त की थी 1576 में। फिर कांधार से इन्होंने मुजफ्फर हुसैन मिर्जा से विजय प्राप्त की थी 1595 इसमें। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 43 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया? तो जो पहली भारत की स्वायत्त नेविगेशन सुविधा है वो किस संस्थान ने की थी? वो आपका IIT हैदराबाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। 144 में लिखा है निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है? तो 44 का आपका सी इज राइट हो जाएगा। सी का मतलब 2 और 3 सही हो जाएगा, मतलब WRI भारत और NIUACQ ये दोनों ने मिलकर आपके जो भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
45 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में जो पहली समांतर सरकार की स्थापना किसने की थी, तो ये बताना आपका 45 का। तो यहाँ पे चित्तू पांडे हो जाएगा बिल्कुल राइट, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाओगे उसमें भी मिल जाएगा, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का जब आह्वान किया था, और मुंबई में जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया गया था। तो उस टाइम पे जो आपकी पहली समांतर सरकार चित्तू पांडे के द्वारा बनाई गई थी। अभी इसी टाइम पे गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं, भारत छोड़ो, ढेर सारी चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 146, गवर्नर दिए गए उनकी कौन कौन सी नीतियां थी वो बताना है। तो वारेन हेस्टिंग, डलहौजी से समझ लीजिए आप, अगर डलहौजी पे जाएंगे सीधे क्लियर हो जाएगा, किसी से कंफ्यूज नहीं होना, सारी चीजें पता चल जाएंगी। डलहौजी की बात करें तो ये सी वाला जो कौन सा होगा, व्यापक है ना नीति, तो डलहौजी की थी आपकी व्यापक नीति। मतलब यहाँ पे ऑप्शन सॉरी प्राउड, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। मतलब पहले का वारेन हेस्टिंग घेरी की नीति थी, और दूसरा आपका लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि थी, और लॉर्ड डलहौजी व्यापक नीति थी। ओके, और लॉर्ड लेटन की बात करेंगे तो ये प्राउड रिजर्व की नीति थी। इस वजह से आपका ये ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। मतलब वारेन हेस्टिंग की बात करें घेरी की नीति, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यापक नीति, लॉर्ड लेटन प्राउड रिजर्व की नीति थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं। लिखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। दो कथन दिए गए और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के हमें बताना, उस हिसाब से ऑप्शन दो बी हो जाएगा, दोनों सही, क्योंकि उड़ीसा सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही बात है, और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सबसे निचले 5 राज्यों में शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया। कौन सा स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया था, आपका गूगल ने लॉन्च किया। ये जो 6 जुलाई 2022 को गूगल ने स्टार्टअप स्कूल ये लॉन्च किया था। गूगल के हिस्से के रूप में ये स्टार्टअप स्कूल इंडिया के लॉन्च की घोषणा की गई थी 6 जुलाई 2022 को। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हाइडी स्पीच का युद्ध हुआ था। तो हाइडी स्पीच का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, इससे हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत को पार कर लगभग 10 महान जनजातियों से युद्ध करते हुए ये आपका मतलब बताया जाता है, और फरवरी 326 इसमें लगभग इसको बताया गया था। सो सिंधु नदी को पार करके। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशंस का, और लगभग आपके हिस्ट्री और यूपी स्पेशल के लगभग इसमें 150 क्वेश्चन दोनों को मिला के कवर किए गए हैं। तो ये टोटल बिल्कुल आपके वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपके एग्जाम में आने हैं। अकबरकालीन भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे अकबरकालीन पूछेगा, ऑप्शन डी है। पहला, दूसरा, तीसरा सारे सही हो जाएंगे कि पोलिस जैसी भूमि थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी और उसे कभी भी परती नहीं रहने दिया गया। पर्वतीय ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जा सकती थी। चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता था, और जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी उसे बंजर कहा जाता था। तो ये आज के आपके 150 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, पूरी हिस्ट्री और यूपी स्पेशल करंट अफेयर दोनों 3 चीज कवर कराई गई। आई होप आप लोगों को चीजें पसंद आ रही होंगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। आपको यहाँ पे सेक्शनल पूरा सेक्शनल वाइज ऑल सब्जेक्ट का यूपी पीएससी 17 मार्च के लिए पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।